बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ आपकी होस्ट हिना न्याजी और मेरे साथ है मिस्टर जमील सुखेरा। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच हिना। अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल खैरियत से हैं। और हिना, जब आप कह रही थी मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं, तो मुझे समझ लग गई थी अभी तक सांस वाला मसला हल नहीं हुआ। स्मॉग का ये जो मामला है, और अब सर्दियां बढ़ रही हैं, जैसे जैसे अब स्मॉग के साथ फॉग ऐड हो जाएगी, तो सोचें ये सांस का मसला कितना मजीद संगीन हो जाएगा। तो जनाब, आज के शो में हम फैशन पर बात करेंगे, ट्रेंड्स पर बात करेंगे। सबसे पहले पहला जो चंक है उसमें हम फैशन और ट्रेंड्स पर बात करेंगे। अच्छा, उसमें हमने एक तो पिशावरी चप्पल का इंतखाब किया है, सॉरी बलोची चप्पल बलोची चप्पल है इंतखाब किया। पिशावरी चप्पल तो अभी दो दिन पहले तो हमने पिशावरी चप्पल किया। बलोची चप्पल की हम बात करेंगे और ना घड़ियों की बात करेंगे। जो घड़ियां हैं ये सुइयों वाली घड़ियों से होते ये आपने, अच्छा ओके, घड़ी के ढूंढनी पड़ेगी कि घड़ी का है। नहीं, मेरी वॉच है, मैं हमेशा पहनती हूँ। अच्छा, मैं कुछ भी भूल सकती हूँ, कुछ चीजें हैं जो मैं बिल्कुल नहीं भूलती। वॉच नहीं भूली जाती है ना? वॉच नहीं भूली जाती है ना। अगेन परफ्यूम भी मुझे लगता है कि पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो एलिमेंट होता है, टू वेयर अ गुड परफ्यूम। तो परफ्यूम लगाना भी मैं कभी नहीं भूलती, चाहे जितनी मर्जी में मेरी देर हो रही हो, जहां मुझे जाना हो। मैं लेट पहुंच सकती हूँ लेकिन परफ्यूम लगाना नहीं भूल सकती। वॉच तो जो है ना मेरे हैंडबैग में अक्सर होती है। अच्छा, वॉचेस जो हैं वो सुइयों वाली घड़ियों से होती हुई अब जो है वो स्मार्ट वॉचेस पे आ गई है बात। और स्मार्ट वॉच जो है वो इतनी ज्यादा ट्रेंड में इन हो गई है, लेकिन फिर भी जो ट्रेडिशनल घड़ी है उसकी जगह वही है, उसकी जगह किसी ने नहीं ली। अच्छा, कुछ लोग स्मार्ट वॉचेस पे आते हैं, कुछ अरसे बाद दोबारा इन घड़ियों पे चले जाते हैं। एग्जैक्टली। तो अच्छा, स्मार्ट वॉच वैसे हर किसी के बस की भी बात नहीं है उसको ऑपरेट करना। अगर आप बहुत टेक सेवी हैं तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिलहाल हम बात करें बलोची चप्पलों की, जो कि बहुत ज्यादा मशहूर हैं और मर्दों के भी बनाए जाते हैं, खवातीन के भी बनाए जाते हैं। और मुख्तलिफ बलोच कबाइल के नामों पर उन चप्पलों को जो है वो नाम दिए गए हैं, जिस तरह से मेंगल कट है, बुक्टी कट है, जहरी कट है, रिंद कट है। बहुत सारे जो है ना उसमें बहुत सारे कट हैं। जूते में कितने कट हैं ना? अच्छा, इनके स्टाइल्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो खवातीन के ये बलोची चप्पल हैं ये हाथ से बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ रंगों में आते हैं, मुख्तलिफ कढ़ाइयाँ इनके ऊपर हुई होती हैं। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो पहाड़ों में रहते हैं जो इनको बनाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो चलना इतना आसान नहीं होता पहाड़ों के ऊपर। ऐसी चप्पल पहनने वाले ज्यादा लोग, यस बिल्कुल, या वैसे भी खरीदी जाती है, शौक की बात है, जिसको पसंद आती है वो खरीदते हैं। ये कितना इंटरेस्टिंग है, आपने जो पहाड़ों का जिक्र किया। पहाड़ों पर इस शूज के साथ चलना कितना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनको लाइक आदत हो जाती है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। आप हमेशा कैरी की बात करती हैं, कैरी करना, तो इसको भी कैरी करना जो है वो उनके लिए कितना आसान है और हमारे लिए कितना मुश्किल। और कहते हैं कि उनके लिए जो है ना बहुत ज्यादा कारामद होती हैं और बहुत ज़्यादा फेमस हैं। पूरी दुनिया में लोग इनको पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग इनको ख़रीद के फिर फॉरेन कंट्रीज़ में भी लेकर जाते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ये पसंद की जाती हैं और अवेलेबल होती हैं। तो अब हम चलते हैं किफ़ायत अली के पास कोयटा, जो हमें बताएंगे कि बलोची चप्पल जो है वो कैसे बनाए जाते हैं, उनकी मांग क्या है, क्या डिमांड एंड सप्लाई में भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं, और किस किस तरह के हैं, और जो कट्स का जिक्र किया है इन्होंने, ये सारी डिटेल्स पूछते हैं किफ़ायत अली से। आज बिल्कुल बलूचिस्तान में रहने वाली जो अक़वाम हैं उनके पहनावे ना सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बेहद मशहूर हैं। ये कदीम सकाफ़त से रुशनास जो पहनावे हैं, इनमें ख़ास तौर पर जो बलूची चप्पल है, इसकी मिसाल आपको पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। बलूची चप्पल जो है वो ना सिर्फ अपनी पायदारी के हवाले से बल्कि खूबसूरती के हवाले से भी जो है वो पूरे मुल्क में जो है वो भेजी जाती है। ख़ास तौर पर मैं आपको दिखा सकूँ कि मुख्तलिफ नामों से मशहूर ये जो बलूची चप्पल है, इसकी मजबूती, इसकी खूबसूरती जो है वो बलूचिस्तान के लोगों को पहनने में बाइस फ़ख्र भी है, और साथ ही साथ ये जो है वो दीगर सूबों में भी जो है वो एज ए तोहफ़ा जो है वो भेजी जाती है। आम तौर पर हम देखते हैं कि कोई भी त्यौहार हो बलूचिस्तान में तो हाथ से बनाई गई ये जो बलूची चप्पल है इसको ज़रूर पहना जाता है, जिसमें मुख्तलिफ नामों से मशहूर हैं, जिसमें मेंगल कट है, इसके अलावा बुक्टी कट है, मरी कट है। ये वो तमाम वो नाम है कि जिनके मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं और इनकी मेहनत जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है। एक चप्पल हम देखते हैं कि जिसे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है, ख़ास तौर पर इसकी मजबूती के लिए इसका जो सोल है, जो नीचे जो इसके चप्पल के नीचे जो है वो टायर लगाया जाता है ताकि ये देर पा रहे साल हर साल इस्तेमाल भी हो सके। हम जानते हैं कि इसकी बनावट किस तरह से होती है और ये किस तरह से जो है वो बनाई जाती है। आप हमें थोड़ा सा ये बताएगा कि ये बलूची चप्पल जो है कितने अरसे से आप बना रहे हैं और किस तरह इसकी जो है वो तैयारी की जाती है?
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। ये बलूची चौट और ये मैंगल कट ये तकरीबन आज से मैं 10-12 साल से बना रहा हूँ। इसमें मुख्तलिफ़ वैरायटी है, मुख्तलिफ़ रेटों में और मुख्तलिफ़ कीमतों में भी है। अभी ये जो मैं बना रहा हूँ ये आल पाकिस्तान पूरा जाता है ये, इसलिए तो इसको मैंगल कट कहते हैं। तो ये है, ये साबिर चौट में कहलाता है जी। अच्छा, ये बताएगा कि कितने दिन लग जाता है, कितना अरसा लगता है एक चप्पल को बनाने में? तकरीबन 3 जोड़े रात का अज़ान तक बन जाते हैं, 3 जोड़े पूरा कंप्लीट हो जाते हैं। टाइमिंग ज़्यादा है इसका, तो अभी वक्त भी कम हो जाता है, अंधेरा भी जल्दी होता है, इस वजह से बस रात के अज़ान तक बन जाता है। अच्छा, ये बताएगा कि किन किन मराहल से ये चप्पल गुजरती है, मतलब कैसे टुकड़े काटने हैं, टायर लगाना है मजबूती के लिए, इसके हवाले से थोड़ा सा बताएगा। ये तो मुख्तलिफ है, ये अभी ऊपर का जो बनता है ये अपर बनाते हैं इसके पहले, उसके बाद ये बॉटम होता है। ये इसके बाद जो हम जिसको बॉटम करते हैं कम से कम 1 से 3 घंटे एक जोड़े पे लग जाता है, इस वजह से। बिल्कुल जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि ये तमाम तर जो बलूची चप्पलें हैं इनके बनाने में जो है वो महारत इस्तेमाल की जाती है और साथ ही साथ जो मजबूती का अंसर है उसको भी नुमाया रखा जाता है। बलूचिस्तान में जब भी आप आएंगे तो आपको इन बलूची चप्पल के पहने हुए लोग जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, जिनका ये कहना है कि ना सिर्फ हमारी खूबसूरत सकाफ़त का एक हिस्सा है बल्कि वो इसे पहन कर फ़ख्र भी महसूस करते हैं और अपने प्यारों को, दोस्त अहबाब को और वो लोग के जो बलूचिस्तान नहीं आ सकते उन्हें जो है वो बज़रिया तोहफ़ा भी ये भेजी जाती है, ताकि बलूचिस्तान की ये जो पहचान है ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो अपनी एक मुनफरिद पहचान रख सके। जी, थैंक यू सो मच कफ़ायत अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बलूची चप्पल के बारे में बता रहे थे, ट्रेंड्स के बारे में बता रहे थे और वाकई बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ और जाके ख़रीद लूँ या किसी को बोल दूँ वहाँ से भेज दें, या मैं सोच रही हूँ कि मैं कफ़ायत अली को ही बोल दूँ कि कफ़ायत अली एक जो है ना बलूची चप्पल पार्सल करवा दें। एक पार्सल करवाते हैं। बिल्कुल जी, जहाँ फैशन की बात करते हैं, ट्रेंड्स की बात करते हैं, और आप लोग जानते ही हैं कि फ़ैशन चाहे कपड़ों में हो, जूतों में हो, मेकअप में हो, हेयर स्टाइल्स में हो, ख़वातीन हर तरह के जो है ना वो जदीद फैशन से बाखबर रहती हैं और उनको पता होता है कि अब कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा कलर उन पर अच्छा लगेगा, कौन सी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए इस जोड़े के साथ, और किस तरह के लिबास के साथ किस तरह के जूते होने चाहिए, कौन सी जो है वो ज्वेलरी पीसेस होने चाहिए, और ये सब ख़वातीन जो है ना इसमें दिलचस्पी रखती हैं। और अगर फैशन की बात करें तो आए रोज़ जो है ना वो फैशन अपडेट होता रहता है, ट्रेंड्स है ना ख़वातीन की बहुत कुछ। और अच्छा, फिर एक्सेसरीज की आप बात करें, ये तो कुछ भी नहीं है जमील। हम तो धूप में भी जब निकलती हैं तो हमें होता है कि हमारे जो शेड्स हैं, जो हमारी ग्लासेस हैं, वो भी जो है ना हमारी क्लासी मैचिंग होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, काला चश्मा गाने आ जाते हैं तो फिर जरूरी है ना? पे तो हाँ, यस। अच्छा, अब वक्त की बात है ना, बिल्कुल वक्त की बात है, वक्त की बात है। हो सकता है कभी किसी जमाने में जो मर्द हैं जी उनके लिए ऐसी सारी एक्सेसरीज और उनके लिए ऐसे सारे ट्रेंड्स और चीजें हों, और अब खवातीन के लिए जो है वो भरमार है शॉप्स की। और मैं जमील की इस बात से इत्तेफाक नहीं करती, मुझे लगता है मर्दों की भी इतनी एक्सेसरीज हैं। अगर हम बात करें, कफलिंग्स होते हैं, आप लोगों के पॉकेट स्क्वायर्स होते हैं, पॉकेट पिन्स, व्हाटएवर यू कॉल इट, वो तो सूट्स पहनने वालों के है ना, बट स्टिल इतनी एक्सेसरीज हैं आप लोगों की, टाइज होती हैं, बोज होती हैं, वो बात करें जो हर ड्रेस के साथ, लाइक घड़ी होती ठीक है, शूज, कफलिंग साथ चले, शलवार कमीज में भी है, ठीक है, आपके स्कार्फ्स हो सकते हैं, सर्दियों में खत्म हो गए, आप सिल्क स्कार्फ कैरी कर सकते हैं अच्छे से, उसके साथ वेस्ट कोट आप कैरी कर सकते हैं, बालों के लिए, लैशेस के लिए, मेकअप के लिए, हाथ के लिए, रिस्ट के लिए, पाँव के लिए, शेड्स आप लोगों के भी तो होते हैं, घड़ियां आप लोगों की भी तो होती हैं, आप क्यों लेफ्ट आउट फील करते हैं? और वक्त की बात हो रही है तो हम अब जो हम घड़ियों के बारे में बात कर रहे थे, दौरे हाजिर की जिस तरह हमने बात की कि दौरे हाजिर में स्मार्ट वॉचेस का दौर आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी ट्रेडिशनल घड़ियां हैं वो एक बार फिर रिस्क पर नजर आना शुरू हो चुकी हैं। मर्द हजरात हों, औरतें हों, तो रिस्ट वॉच का जो इस्तेमाल है वो फैशन से ज्यादा जरूरत भी है। वुड यू एग्री? Yes, absolutely, लेकिन लोग कहते हैं हम तो फोन से भी टाइम देख लेते हैं। अच्छा, वैसे मैंने अक्सर खवातीन की देखी हैं घड़ियां की, उनकी बंद होती हैं, उस पर टाइम नहीं आ रहा होता, बट उन्होंने फैशन स्टेटमेंट के लिए पहनी होती हैं, तो इतना मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर नहीं करता, हाँ, टाइम देखने तो फोन से भी देखा जा सकता है। बिल्कुल एक सहूलत है बिल्कुल आपके पास, लेकिन वॉच जो है वो फैशन से ज्यादा जरूरत भी है। और अब तो जितने डिजाइन उसमें आ गए हैं, जितनी टाइप की, अगर हम घड़ियों की बात करें तो स्टेनलेस स्टील से लेके गोल्ड प्लेटेड, देन डायमंड्स लगे होते हैं। डायमंड घड़ी की बात नहीं करनी, नो। Okay, I'm sorry. No. Sorry. मैं समझ गई। अमन के पास चलते हैं, वो उनसे पूछते हैं कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अमन परवेज बताइएगा कि घड़ियों में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। जी,
घड़ी कदीम इंसानी ईजाद में से एक है, लेकिन पहले इसको सिर्फ टाइम वगैरह जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल इसका इतना ट्रेंड चल चुका है कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो एक अच्छी घड़ी पहने और अपने लिबास के साथ उसको मैच करें। ख़ासकर ख़वातीन में आजकल ये बहुत ट्रेंड चल गया है कि जो जिस कलर के वो कपड़े पहन रही हैं उसी के साथ जो है वो घड़ी भी मैच करके पहने। लेकिन ये चीज़ जो आजकल स्मार्ट वॉचेज़ या डिजिटल वॉचेज़ के लिए उन्होंने काम बहुत ही आसान कर दिया है कि उनके साथ बैंड्स आते हैं, जिस कलर के कपड़े ख़वातीन ने पहने होते हैं उसी के साथ मैच कर वो घड़ियाँ भी पहनते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक शॉप पर, तो आइए शॉपकीपर से जानते हैं कि वो ये जो डिजिटल वॉचेज़ होती हैं कितने में सेल कर रहे हैं, इनकी क्या क्वालिटी है, क्या बैटरी टाइमिंग्स हैं। और वैसे अगर हम बात करें बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स की जिनकी लाइक ओरिजिनल जो वॉचेज़ हैं स्मार्ट, वो तो बहुत ही कॉस्टली आती हैं, लेकिन इन शॉप से उनकी रेप्लिका मिलती हैं जो कि वो भी अच्छी क्वालिटी की होते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी डिफरेंट किस्म होती हैं कि प्राइसेस रेंज होती हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके पास कौन कौन सी मौजूद हैं और ये कितने की सेल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई, मुझे सबसे पहले तो आम जो वॉचेज़ हैं जो लोग शुरू से पहनते आ रहे हैं उसमें मेनली सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक कलर ये सब होता है, लेकिन मुझे स्मार्ट वॉचेज़ के बारे में आप थोड़ा बताएं कि कौन कौन सी आपके पास है और क्या रेंज है। इसमें हमारे पास T500 Pro आ जाती है, वो 3000 से स्टार्टिंग होती है। उसके बाद सीरियल 7 आ जाती है, वो उसमें 8000 में भी आ जाएगी, 12000 में भी आ जाएगी। क्वालिटी वाइज में डिफरेंट आ जाता है, फर्स्ट कॉपी होगी। लाइक जैसे ये चीज़ में आ जाएंगी, ये हम सेल कर रहे हैं 5000 में, ये फर्स्ट कॉपी आ जाती है। इसकी जनरल मॉडल जो सा है वो 30,000 रुपये का, उसमें ये डिफरेंट आ जाता है। इसमें ये T500 प्लस आ जाएगी, ठीक है। ये जो सी है ये आपको 3000 की मिलेगी, ठीक है। इसमें प्रो मिलेगी, वो होगी 6000 की, डिफरेंट आ जाता है। उसमें एप्पल की कॉपी लेते हैं तो वो मिलती है 12,000 रुपये की, उसमें जनरल लेते हैं तो वो 60,000 रुपये का मॉडल है। और इसके अलावा आपसे जो है आजकल ख़वातीन कौन कौन सी वॉचेज़ ज़्यादा लेकर जा रही हैं? मर्द हजरात तो मेरे ख्याल से मर्दों में भी डिजिटल वॉच का ज़्यादा रिवाज है या सिर्फ ख़वातीन में ही है? दोनों में चलता है, दोनों में रनिंग है, दोनों में काफ़ी चॉइस होती है। उसमें ये चीज़ें कलर स्टाइल में आ जाती हैं, गोल्डन सिल्वर में होती है। जैसे शादी में आजकल पेयर का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, उसमें ये चीज़ होते हैं कपल को दोनों को वो प्रेजेंट किया जाता है। वो 8,000 रुपये का पेयर, 10,000 रुपये का, 15,000 रुपये का पेयर लिया जाता है, वो चॉइस थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। उसमें नॉर्मल रेगुलर यूजिंग के लिए लेते हैं वो 2000 में पेयर आ जाता है, वो रेगुलर में भी काफ़ी आजकल इन है प्रेजेंट करने के लिए, जैसे पार्टी वगैरह के लिए वो फिर पेयर ज़्यादा आजकल चल रहे हैं, उसमें ज़्यादा रनिंग है पेयर में। भाई बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने हमें बहुत सारी वॉचेज़ के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि आजकल लाइक मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि अगर हम शादी ब्याह पर जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमने दूल्हा को गिफ्ट देना है या दुल्हन को, तो उनके लिए इन्होंने जो है ये बिल्कुल कपल वॉचेज़ जो है हमें दिखाई हैं कि लाइक एक लेडीज़ के लिए है, एक जेंट्स के लिए है सेम, लेकिन ये जो है वो यूनिवर्सल चलती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है किसी को गिफ्ट देने के लिए अगर आप कपल वॉच दें। उसके अलावा इन्होंने हमें स्मार्ट वॉचेज़ के बारे में बताया कि अगर हम उनकी जेन्युइन देखते हैं ब्रांड्स की तो 50,000, 30,000, 60,000 की उनकी सीरीज़ चलती हैं, लेकिन इनके पास जो है वो 3,000 से उनका स्टार्ट है और 12 से 15,000 तक ये एक अच्छी जेन्युइन उसी तरह की कॉपी वाली जो वॉच देते हैं और पता नहीं चलता कि हमने जेन्युइन पहनी हुई है या हमने ये कॉपी पहनी हुई है। तो मुझे तो कपल वॉचेज़ और जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं दोनों ही बहुत अच्छी लगी हैं इनकी। आप बताएं कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी हैं? थैंक यू सो मच अमन, हमें तो बहुत सारी वॉचेस बहुत अच्छी लगी और जब आप हमें बता रही थी वॉचेस के बारे में तो मैं और जमील डिस्कस कर रहे थे कि ये वॉच अच्छी है, इसका स्टाइल अच्छा है, इसका स्ट्रैप अच्छा है, वो चेन वाली वॉचेस भी होती हैं, तो बहुत सारी वैरायटी थी एंड थैंक यू। और आपने हमें बहुत सारी वॉचेस के बारे में बताया, प्राइस रेंज के बारे में बताया, फिर आपने बताया कि मार्केट में इनके रेप्लिकास भी अवेलेबल हैं। और अगैन यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि रेप्लिकास पहनने चाहिए, बट अगर आप कैरी कर सकते हैं और आप में वो कॉन्फिडेंस है और अच्छे से कैरी कर लेते हैं तो फिर रेप्लिका क्या, और मैं तो यही कहूँगा कि रेप्लिकास ही पहनने चाहिए, क्योंकि रेप्लिकास जो हैं अगर टूट भी जाए, गिर भी जाए, चलें ठीक है, थोड़ा नुकसान होगा, थोड़ा नुकसान होगा। अच्छा, आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वाली, 5 लाख, 10 लाख वाली घड़ियां, शौक की बात है, वो पहनने के लिए आपको जो है ना, वो जिस टाइम में आपने पहननी है, ठीक है, उस टाइम में आपने और कुछ नहीं करना, वो घड़ी का ध्यान रखना। और अब तो करोड़ों की घड़ियां आ गई हैं तो उनका ज्यादा ख्याल मुझे लगता है ध्यान उनका रखना पड़ता है, लेकिन उनका ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो जिसने खरीदनी होती है वो ले जाता है।
उनका ध्यान नहीं जी रखना सही है जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में चंद ही फनकार ऐसे आए हैं जिन्होंने अपनी फनकाराना सलाहियतों से पाकिस्तानी सिनेमा को दुनिया भर में मकबूल बनाया। इनमें सबसे नुमाया नाम वहीद मुराद साहब का है, जिसने अपनी पुरकशिश शख्सियत, खुदादाद, फनी सलाहियतों और बेशुमार इनफरादी खसूसियात की वजह से पाकिस्तानी सिनेमा का हीरो नंबर 1 होने का एजाज़ हासिल किया। बिल्कुल जी, और वहीद मुराद वाहिद पाकिस्तानी अदाकार हैं जिन्होंने अपने ज़माने में तकरीबन तमाम हीरोइंस के साथ काम किया। बल्कि वहीद मुराद साहब को ये मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि उनके साथ फिल्मों में हीरोइन आने वाली जो अदाकाराएँ हैं उनमें शमीम आरा साहब, नगमा जी और बहार बेगम ने भी उनके साथ काम किया। और आज उनकी बरसी है और चॉकलेटी हीरो जो है ना उनको कहा जाता था फिल्म इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग भी थे, और पहले चॉकलेटी हीरो आया और ना उनके बाद आया। और सारी अच्छी अदाकारों के साथ उन्होंने काम किया। रानी बेगम के साथ उन्होंने काम किया, बाबरा शरीफ के साथ, आसिया बेगम के साथ, मुमताज़ साहिबा के साथ, तो बहुत सारी उन्होंने फिल्म्स में काम किया। What happened जमील? कुछ नहीं, मैं कह रहा था जिनका आपने जिन हीरोइंस का नाम लिया है, जरा 2-4 फिल्में तो बताएं वहीद मुराद साहब की। मैं बताती हूँ, मैं आपको जी उन्होंने औलाद में काम किया, उन्होंने दामन में काम किया है, उन्होंने कोयला फिल्म में काम किया, और मुझे दे दें। और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। और उनकी जितनी भी हीरोइंस के साथ फिल्म्स आई हैं, ये जिनका मैंने नाम लिया है, मोस्टली जितनी ये जो हीरोइंस थी ये उनकी माओ के किरदार में नजर आती थी उनके साथ। खैर अगर आप फिल्मों की बात करें तो पर्सनली मैंने कोई इतनी ज़्यादा फिल्में नहीं देखी, आई विल बी ऑनेस्ट, लेकिन जितनी भी उनकी फिल्म्स जो हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल हैं या जितनी देखने का मौका मिला है, जो क्लिप्स कभी देखे हैं, जिस तरह से उन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए, जो कॉन्फिडेंस लेवल, जो बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी जो थी, वो उनसे अच्छी मुझे लगता है किसी की आवाज़ नहीं थी। अच्छा, मैं तो कहता हूँ बिल्कुल 100% एग्री विद यू हिना, और मैं तो ये कहता हूँ हम अक्सर पाकिस्तानी सिनेमा के रिवाइवल की बात करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो न्यू प्रोडक्शंस हैं उस पे अच्छा वो उनको फिर तनकीद का सामना करना पड़ता है, अच्छा जी कंटेंट अच्छा नहीं है। मुझे तो ये लगता है अगर आप ये फिल्में भी दोबारा से दिखाना शुरू हो जाए ना तो शायद आपकी वो नई फिल्मों से ज्यादा बिजनेस करें, उनकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी। आप इसको बड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं वीकली, मंथली, और पुरानी फिल्मों को आप बड़े सिनेमाओं की एक बार फिर जीनत बना सकते हैं। जमील, जब हम वहीद मुराद साहब की बात करते हैं तो इनकी जो पहली फिल्म थी हीरा और पत्थर, ये इनकी पहली फिल्म थी, और पहली फिल्म में इन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और ये इतने पॉपुलर हो गए कि रातों रात ये सुपरस्टार बन गए। और ये बहुत कम लोगों को ये एजाज हासिल है कि उन्होंने एक फिल्म की, मतलब पहली फिल्म की, और पहली फिल्म में उनको इतनी कामयाबी मिली कि वो सुपर डुपर हिट हो गए। तो वहीद मुराद साहब का जो 70s 80s की जो फिल्में थी और उनका जो कंटेंट था वो इस पूरे बर्रे सगीर में पाकिस्तानी फिल्में हिट थी। Exactly. जिस तरह हम आज कहते हैं कि बॉलीवुड फिल्म्स देखी जाए, इस तरह पाकिस्तानी फिल्म्स का बड़ा चर्चा होता था। Absolutely. खैर आगे बढ़ते हैं, और सूफी दरगाहों पर मेलों के मौके पर गायकी एक कदीम रिवायत रही है जो मकामी गुलकारों के जरिए लोगों तक सूफी पैगाम की रसाई का जरिया है। ये सूफी कलाम ज़्यादातर सिंधी, सराइकी और पंजाबी ज़बान में गाए जाते हैं जो लोगों की रोज़मर्रा की मुश्किलात और उम्मीदों के अलावा जबर और शिद्दत पसंदी के खिलाफ एक पैगाम भी होता है। बेगम फ़कीरानी, माई भागी, रेशमा और आबदा परवीन जैसी आलमी सतह पर मशहूर जो गुलकाराएँ दरगाहों से रेडियो तक पहुँची और फिर दुनिया भर में मकबूल हो गईं। अब सफ़े अव्वल की सूफी गुलकाराएँ शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और सचल सरमस्त के अलावा दीगर मज़ारात पर नहीं गाती, जिसकी वजह से सूफी गायकी अब दरगाहों और मेलों की बजाय स्टूडियोज़ और वीडियो एल्बम तक महदूद हो रही है, जिसकी वजह से बज़ाहिर अब इनका आम आदमी से रिश्ता टूट गया है। बिल्कुल आपने सही कहा जमील, हमें उस तरह से ये अब दरगाहों पर और मज़ारों पर नज़र नहीं आती ये गायकी, और स्टूडियोज़ में इनको रिकॉर्ड किया जाता है, वीडियो एल्बम्स में अब हमें नज़र आती है। और बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक से रिलेटेड अगर हम बात करें प्रोग्राम्स आते हैं और जिसमें उनके जो है ना सीजन्स चलते हैं, और फिर उनमें हम देखते हैं कि इतने बड़े बड़े जो हैं गुलकार, वो सूफी सिंगर्स जो हैं वो हमें परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा कि आम आदमी से इसका रिश्ता जो है वो टूट गया है। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। स्टे विद अस, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। बिल्कुल, अभी हम बात करेंगे नए आर्मी चीफ की तकर्री के मामले की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास जुमेरात को बुला लिया है और इजलास जो है वो 24 नवंबर को सुबह 9 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। इजलास में वज़रा से नए आर्मी चीफ के हवाले से राय लिए जाने का इम्कान है।
और आज वज़ीर-ए-आज़म साहब की इत्तेहादी जमातों के साथ जो उनके सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ भी आज शाम 6 बजे मुलाकात होगी। अब जो आर्मी चीफ की तकर्री का मामला, इस पर बात करने के लिए हमें सीनियर एनालिस्ट अहमद वलीद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। बताइएगा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का जो मामला है इतने ताखीर का क्यों शिकार है? देखिए, अभी तक की जो इतलात थी वो ये थी कि कुछ नामों के ऊपर उन्हें इतराज़ था और वो नाम जो हैं वो वहाँ से आने थे और ये कोशिश कर रहे थे कि इनकी अपनी मर्जी के कुछ नाम आए, जिसके ऊपर बात होती रही, बहस होती रही। फिर उसके बाद कुछ ऐसी भी खबरें थी जिसमें कि कोई एक्सटेंशन या कोई आगे मजीद कुछ अरसे के लिए जनरल बाजवा को ही दे दिया जाए और उसके बाद फिर फैसला किया जाए। लेकिन कल रात को ये फिर जब कल एक अहम डेवलपमेंट हुई, आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो मिले हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से, तो उसके बाद आपने देखा कि एकदम से जो लिस्ट भी आ गई और रात को ये डिनाई भी करते रहे ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब, लेकिन वो फिर पहले कहते रहे कि नहीं अभी लिस्ट मौसूल नहीं हुई, तो बाद में फिर वो लिस्ट आ भी गई, लेकिन उसके बाद तस्दीक नहीं की। बड़ा अजीब सा काम चलता रहा पूरी रात। पहले 2 दफ़ा बात हुई, लोगों ने खबरें दी कि लिस्ट जो है वो भेज दी गई है, फिर ये कहते रहे कि नहीं लिस्ट कोई नहीं आई, फिर उसके बाद रात को फिर फाइनली लिस्ट आ गई। एक मामला जो है अब हल होने जा रहा है और मुल्क में इस तरह भी सूरत हाल उसका खात्मा शायद हो जाए। जी अहमद वलीद साहब, कयास सराइयाँ बहुत ज़्यादा की जा रही हैं और ख़ास तौर पर रात वाली मीटिंग का जो आपने जिक्र किया उसके बाद लग ऐसा ही रहा है कि जल्दी इस मामले का जो है वो हल निकल आएगा। आपको लगता है कि 26 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकर्री का मामला हल हो जाएगा? जी, अब तो बिल्कुल वाज़ेह है, ऐसा लग रहा है कि मामला जो है हल होने जा रहा है। जैसे हुकूमत जो है वो ये कह रही थी कि हमने अगले 2-3 दिन में ये फैसला करना है और ये फैसला करके नाम अनाउंस करना है, फिर नई पोस्टिंग होगी। और जो इस वक्त मुल्क में इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च लेके जा रहे थे, अब वो चाह रहे हैं कि वो उसी दिन जो है 26 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचे, उधर रावलपिंडी पहुंचे और वहाँ पे बड़ा एहतजाज करें। जी, तो मेरा ख्याल है कि उनका मेन पर्पस जो है वो ये हुकूमत जो है उसको घर भेजना नहीं है। उनका मतलब ये था कि कुछ जो बार बार अपनी तकरीरों में कहते रहे हैं कि फलां नाम क्यों लाया जा रहा है, फलां शख्स को क्यों लगाया जा रहा है, या अपना आदमी लगाना चाहते हैं, तो वो अजीब सी बातें हैं कि क्योंकि सारे जो आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो एक जैसे ही हैं ऑलमोस्ट। कुछ कंट्रोवर्शियल थी चीज़ें जिसके ऊपर इमरान खान जो हैं वो समझते थे कि अगर फलां शख्स को लगा दिया जाएगा तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन मेन मसला तो एक ही है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका इस्तेकाक है, उनका सवाबदीद है कि वो इसको आर्मी चीफ लगाएं, क्योंकि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो अपना जितने भी नाम आएंगे उनमें से सीनियर तरीन लोग जो है उनमें से एक आर्मी चीफ चुनेंगे और ये इस्तेकाक ये जो है वो आइन में लिखा हुआ है, यानी कि उनके जो रूल्स हैं आर्मी एक्ट के उसमें लिखा हुआ है। तो ये चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। कभी वो कहते थे कि सीनियर मोस्ट को लगाना चाहिए, मेरिट पे लगाना चाहिए, तो मेरिट तो हर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेरिट पे लगाएगा ना। कोई मेरिट इसमें यानी कि 4-5 लोग हैं, उनमें अगर किसी एक को चुना जा रहा है तो वो मेरिट ही देखेंगे कि कौन सा बंदा उन्हें सूट करता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं। उन्होंने इस तरह के बड़े फैसले, इस तरह के अहम ओहदों पे जो तैनातियां हैं वो उनका इस्तेकाक है और उन्होंने लगाने हैं सब ये लोग। जी बिल्कुल। अच्छा अहमद वलीद साहब, खान साहब ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि फौरी इलेक्शंस कराए जाएं, आपको क्या लगता है कि उनका ये मुतालबा मान लिया जाएगा? देखिए जी, जो पीडीएम है इन्होंने सबसे पहले तो गलती ये की कि हुकूमत ले ली और उसके बाद इमरान खान साहब को बैरूनी साजिश और मुख्तलिफ उन्होंने कहा जी मुझे इक़्तिदार से निकाला गया साजिश करके, तो उसके बाद जो बयानिया अपनाया उन्होंने उनसे उनको काफ़ी खासी मकबूलियत हासिल हुई है। तो जिसकी बुनियाद पर अब वो चाहते हैं कि जल्द इलेक्शन हो जाए, यानी एक बंदा जो है वो मकबूलियत के अरूज पर है तो वो तो चाहता है कि मेरे फौरी तौर पर अगले महीने इलेक्शन हो जाए ताकि मैं अपनी इस मकबूलियत का फायदा उठाऊं। बिल्कुल। अब पीडीएम ने मुश्किल हालात में जब इक़्तिदार संभाला तो उसके बाद जितने मुश्किल फैसले किए मुआशी तौर पे खास तौर पे, तो वो फैसले जो हैं उनकी अपनी मकबूलियत, पीडीएम की मकबूलियत को बहुत ज्यादा
नुकसान पहुंचा है, और उस नुकसान का जो है वो अगले जो इंतखाबात आएंगे उनमें इसका पता चलेगा कि उनको कितना नुकसान हुआ है, कितनी उनको सीटें जो हैं कम मिलती हैं, कितने वोट कम मिलते हैं। लेकिन फौरी तौर पर इलेक्शन कराने के लिए पीडीएम जो है वो किसी सूरत भी रजामंद नहीं है। प्रेशर तो आ रहा है, इमरान खान प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी से इंतखाबात कराएं, और ख़ास तौर पे इमरान खान का एक और मकसद है कि वो चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो, यानी चाहे अपने टाइम पर इलेक्शन हो, ये जो उन्होंने लॉन्ग मार्च या जो एक्टिविटी धरने या जलसे, ये सारे काम जो हैं वो कहते जी मैं उस वक्त तक ये करता रहूं, और जिससे खासा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की मईशत को। अभी ये जो आपने देखा लॉन्ग मार्च हुआ है, उससे पिंडी और लाहौर के जो रास्ते थे वो बंद थे, और ताजर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, ख़ास तौर पे रावलपिंडी इस्लामाबाद के। तो उससे खासा पाकिस्तान की इकोनॉमी, बिजनेस जो है उसको नुकसान पहुंचता है। लेकिन लगता ये है कि अगर इमरान खान चाहें तो अपने फौरन पंजाब की, केपी की, गिलगित बल्तिस्तान और एजेके की असम्बलियाँ डिसॉल्व करें तो इलेक्शन फौरी हो सकते हैं। लेकिन लग यही रहा कि उनका पर्पस ये नहीं है कि इलेक्शन, वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक वो बस इसी तरह से जलसे सड़कों पर रहे, और उसके बाद फिर ये हुकूमत को निशाना बनाए रखें, इंटरव्यूज देते रहें। ये एक्टिव रहने का एक उनका है मौका मिला, तो वो चाहते हैं कि अगले इलेक्शन तक उनकी कहीं ये ना हो कि मकबूलियत थोड़ी सी नीचे चली जाए। लेकिन अहमद वलीद साहब, आपको क्या लगता है जो बयानिया अपनाया गया जब गवर्नमेंट चेंज हुई, तो उसके बाद जो इमरान खान साहब का बयानिया था, आपने भी जिस तरह जिक्र किया कि मकबूलियत बढ़ी पीटीआई की, लेकिन क्या आपको लगता है कि आज भी उसी तरह मकबूलियत है पीटीआई की, जब ख़ास तौर पर सड़कें ब्लॉक हो रही हैं, कारोबार मुतासिर हो रहा है, और मुआशी हालात हमारे पहले ही इतने गंभीर हैं, और ऐसे में इस लॉन्ग मार्च को कैरी करना, और फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि वो अर्ली इलेक्शन होती है, टाइम पे होते हैं, अगर तब तक ये सारा मामला चलता रहता है तो फिर मुआशी हालात किस तरफ जाएंगे पाकिस्तान के? जी बिल्कुल, इस चीज़ का तो नुकसान होगा। अभी जो उन्होंने लॉन्ग मार्च किया है उसमें पूरे जीडी रोड के रास्तों पे जितने बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा खफा हैं, नाराज़ हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से उनका बिजनेस ख़राब हो, क्योंकि वो पाकिस्तान का कोई भी बिजनेसमैन जो है वो नहीं चाहता कि उनकी दुकानें बंद हों, कारोबार बंद हो। तो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था, आपको पता है कि वो कभी एक तरफ निकल जाता था, कभी दूसरी तरफ निकल जाता था। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लॉन्ग मार्च को कैरी ऑन किया जाए, और जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्हें भी समझ नहीं आ रही थी कि हमने करना क्या है, जाना कहाँ है, कब पहुंचना, क्या करना है। तो ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल थी। इमरान खान साहब की मकबूलियत थोड़ी सी इससे फर्क पड़ा है। दूसरा ये जो तोशाखाना का इशू बना उसके भी नतीजे में काफी उनको नुकसान पहुंचा। लेकिन मसला ये है कि महंगाई कम नहीं हो रही, महंगाई जो है बढ़ती जा रही है, और पीडीएम को इसका नुकसान जो है वो हर सूरत हो रहा है, और उन्हें अंदाजा है कि ये जो हमने हुकूमत संभाली थी तो इसका हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ये सारा मलबा जो है उनके ऊपर पड़ा है, जो कि इमरान खान के ऊपर पड़ना था, लेकिन इमरान खान साहब ने IMF के पास जाने से इनकार कर दिया था। वो नहीं चाहते थे कि पेट्रोल और ये सारी चीजें जो हैं वो बढ़ें, जिससे मईशत जो है वो खराब हो और आवाम जो है वो हुकूमत को बुरा भला कहें, तो इसलिए वो रुके हुए थे। लेकिन उसका लग ये रहा था कि कुछ लोग इकोनॉमिस्ट जो हैं वो समझते हैं कि अगर इमरान खान उसी पॉलिसी के ऊपर चलते रहते तो मुल्क जो है वो दिवालियापन के करीब था और दिवालिया होने का खदशा था। और उसको बचाने के लिए फिर पीडीएम को कहा गया कि आप हुकूमत फॉर्म करें, हुकूमत में आए, क्योंकि इमरान खान तो बात नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं कि मैंने तो इसी तरह चलना है। तो ये मामला जो है बड़ा पेचीदा सा है पाकिस्तान की सियासत में। समझे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मौसी तौर पर पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल दिवालियापन के धाने पर पहुंच चुका है। अभी भी सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं है, जिसका नुकसान जो है अगले इंतखाबात में पीडीएम को हर हाल पहुंचना है। जी जी जी। अहमद वलीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जिस तरह सीनियर तज्ज़ियाकार अहमद वलीद साहब बता रहे थे कि ये मामला अब ख़ास तौर पर कल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग हुई है जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद तो ये मामलात 26 नवंबर तक हल होते नजर आ रहे हैं आर्मी की तकरीर का। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुनो टीवी, सुबह की हर बात।
And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। और अब हम शेयर करेंगे आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग खबरें, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत तरक्की हो रही है और हम आए दिन आपको बताते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, गैजेट्स क्या नए आ रहे हैं, गाड़ियाँ कौन सी नई आ रही हैं, उड़ने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ अच्छी खबरें जो हैं वो अगर पाकिस्तान की हम बात पहले करें, पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करते हैं। बिल्कुल, और सबसे पहले तो फीफा वर्ल्ड कप से मुतालिक आपके साथ शेयर करते हैं कि पाक बहरिया की कतर को समुद्री सिक्योरिटी की फराहमी। पाक बहरिया का जहाज PNS तबूक कतर की बंदरगाह पहुंच गया है और PNS तबूक फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान कतर हुकूमत को मैरीटाइम सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम करेगा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया का जहाज PNS जो है वो कतर की बंदरगाह पहुंच गया है और कतर की बंदरगाह आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और मेज़बान बहरिया के आला अफसरान ने जहाज़ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के पास से एक एजाज़ ये भी है कि वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में हो रहा है उसमें सिक्योरिटी पर पाक आर्मी के जवान भी मामूर हैं और अब मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए भी PNS तबूक जो है वो इंटरनेशनल मेगा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 के दौरान मुआवनत के लिए अपनी पेशावराना सलाहियतें जो हैं उन पर एतमाद का इजहार भी है और कतर की सरहदों पर ये खड़े भी रहेंगे। एग्जैक्टली जी, ये भी एक अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो हमें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब बात करते हैं चीन की। पाक चीन दोस्ती बहुत ज़्यादा मशहूर है और अगर बात करें ई कॉमर्स की तो वहाँ पर बहुत चर्चे हो रहे हैं। और चीन के दावन से कराची में 35 स्टूडेंट्स ने ई कॉमर्स जो है उसमें कुछ कोर्सेज किए और बैनुल अक़वामी कंपनियों के मालिक बन गए। और पाक चीन के तावन से कराची में नौजवानों में जो चीन की कारोबारी सलाहियत पैदा करने के लिए ई कॉमर्स समेत जो है मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स कराए गए। और हनान केमिकल एंड वोकेशनल टेक्निकल कॉलेज की मदद से पहला कोर्स जो है वो दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में हुआ और उसके नतीजे में 35 स्टूडेंट्स ने ई कॉमर्स कारोबार सीख कर जो है वो BRIE कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अपनी जो है वो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन की और इंटरनेशनल कंपनियों के वो लोग मालिक बन गए। और नौजवानों को चीनी ज़बान सिखाने के साथ साथ चीन की जो कारोबारी दुनिया में रसाई का तरीका है वो भी सिखाया गया और नौजवानों को कम सरमाए में ऑनलाइन कारोबार किस तरह से करना है, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करना है, इसके बारे में बताया गया। और ये जो 35 स्टूडेंट्स हैं इन्होंने बाकायदा कोर्सेज किए और दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने की और उनके वाइस चांसलर का कहना था कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली और बहुत ही खुशाइन बात है कि पाक चीन रिलेशनशिप जो है वो इस तरह से और ज़्यादा मजबूत होगा और हमारे स्टूडेंट्स जब वहाँ जाकर भी इस तरह से कोर्सेज करेंगे इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करते रहेंगे। और अभी भी 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल कंपनीज के CEOs बन गए हैं। और इस सारी ट्रेनिंग के बाद चाइना जाकर भी कारोबार करने के मौके होंगे बिल्कुल स्टूडेंट्स के पास और बहुत बखूबी इस कारोबार को वो चीन में जान सकेंगे जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब शामिल करते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जी। एक खोजी हैं जनाब, अच्छा, जिन्होंने सैकड़ों बरस कदीम शानदार अंगूठी ढूंढ निकाली है। Really? और कीमत है $47,000। Oh my God, really? अब आपको जो है ना वो $47,000 उसकी कीमत है। बिल्कुल। तो इतना खास क्या है उसमें खास ये देखें जनाब, ये है वो घड़ी और इसमें खास बात ये है कि तेरा घड़ी मैंने कह दिया है अंगूठी आप घड़ी से आजकल मैं घड़ी से क्यों नहीं निकल पा रहा मैं क्या अभी मैंने अंगूठी की खबर देते देते मेरे मुंह से घड़ी निकल गया। I guess so. This is so alarming. ये मामला हल नहीं हो गया था घड़ी वाला लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको हल करना चाहते हैं। अच्छा जी, 1388 में बनाई जाने वाली अंगूठी की जल्द ही नीलामी में इनको रखा जाएगा और तवक्को यह है कि $40,000 से $47,000 में फरोख्त होगी। ये देखें ही ना, 1388 में बनाई गई थी ये अंगूठी। ब्यूटीफुल। खास बात है इसकी। और मेटल डिटेक्टर की मदद से जो है इन खोजी ने इस अंगूठी को तलाश की और जब ये अंगूठी दरियाफ्त की गई जो कि सैकड़ों साल कबल एक शादी की अंगूठी थी, आपको पता है ये एक मैरिज रिंग थी, इसके ऊपर आपको पता है इस पे हीरा भी था, हीरा भी लगा हुआ था बिल्कुल। और इसके ऊपर कुछ ऐसे जुमले जो है वो लिखे हुए थे फ्रेंच लैंग्वेज में, कुछ लिखा हुआ था जिसका मतलब था कि शादी के लिए जब आप किसी को प्रपोज करते हैं तो कुछ ऐसे जुमले उसके ऊपर लिखे हुए थे। और ये बहुत एंटीक विंटेज रिंग है जिसकी नीलामी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि $40,000 से $47,000 में। बता देता हूँ कि फ्रांसीसी जुबान में जो इस पे लिखा हुआ है ना उसका उर्दू तर्जुमा ये है जी, मैं तुम्हारा ईमान थामता हूँ, तुम मेरा ईमान संभालो।
ओके तो जो जबरदस्त, अंगूठी है nice। वो एक खोजी ने मेटल डिटेक्टर के जरिए ढूंढ निकाली है और अब इसको नीलामी के लिए पेश किया अच्छा, जाएगा। शादी की जो रिंग होती है ना, उसकी एक बहुत, मुझे लगता है वेडिंग रिंग की एक बहुत सिग्निफिकेंस होती है और इम्पॉर्टेंट होती है बहुत ज़्यादा, उसका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अगर गुम जाए तो मैं तो सेंटिमेंट्स के बारे में सोच रही हूँ, इमोशनल अटैचमेंट देख रही हूँ कि कितनी। आपने वो अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिसमें शादी की तकरीब हो रही होती है और अंगूठी गुम हो जाती है ना? पानी में गिर जाती है, कहीं में गिर जाती है, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। आपने अंगूठी का जिक्र किया हाँ कि जी। शादी की अंगूठी जो है बिल्कुल, वो बहुत बिल्कुल। इम्पोर्टेंट आपकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा होता है जी। जिसके गुम हो जाने से जो है यू वो फील आप- इनकम्प्लीट। ऐसा इनकम्प्लीट आप बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं, बहुत यू फील ज़्यादा। ब्रोकन। वैसे आई कैन नॉट फील द पेन अभी, क्योंकि मैं जो है ना, अभी मेरी शादी नहीं हुई हुई, तो मुझे नहीं पता कि एंगेजमेंट रिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती आपने है। एवं ये बात कर दी है मैं लेकिन ये फिर तो भी फिर आपने सुनी feel सुनाई कर बात पाऊंगी। है। ये तो सुनी सुनाई। अच्छा चले, अंगूठी से पहले जी जो एक दूसरे से मोहब्बत और इश्क करने वाले लोग होते हैं जी। वो ऐसी भी बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, और हाँ वहां जी। से होता हुआ सफर अंगूठी तक आता है। वैसे ये बात ठीक है, लेकिन तो चांद से मुतालिक हम अपने नाज़रीन को बता दें जनाब जी। कि 2030 तक इंसान चांद पर बस चुके होंगे। नासा ओहदेदार ने ये दावा कर दिया है। तो आप देखें कि कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि नासा के ओहदेदार का ये कहना है कि इस दहाई के आखिर तक इंसान चांद पर रह रहे होंगे। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में कायम कैनेडियन स्पेस स्टेशन से मुतादिद नाकाम कोशिशों के बाद बिलाखिर ये जो त्यारा है वो अपने मिशन पर रवाना हुआ है, बिल्कुल। यस, और ये मिशन चांद के गिर्द चक्कर लगाकर अमरीका समेत जाने वाली परवाज और मुस्तकबिल के चांद के मिशन के लिए भी राहें हमवार कराया है। तो आप सोचें कि चांद का टुकड़ा तोड़कर लाने की बातें हो गई पुरानी, बिल्कुल। अब तो अच्छा, ये होगा, जमील, अब मैं तुम्हें चांद पर लेके जाऊंगा, ऐसी चांद बातें पर हुआ अब हम करेंगी। चांद पर जिंदगी बसर करेंगे। और जमीला, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताती चलूं कि इसमें एक इंसानी जिस्म का मॉडल भी रखा गया है ताकि इस परवाज के बाद जो है ना, जिसने वाले जितने भी असरात हैं उसकी पैमाइश की जा सके। yes। तो उन्होंने एक इंसानी जिस्म का जो है वो मुजस्मा भी वहाँ पर रखा है। तो बिल्कुल। दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि जब आप वहाँ पर ट्रैवल करेंगे फ्यूचर में तो क्या फील होगा, बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, कितना प्रेशर फील होगा, व्हाटएवर जो कुछ भी है, तो उसको सारा वो है प्रॉपर मेजर किया जाएगा। मुझे तो लगता है सबसे पहले टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा, उसके बाद वहां पर आबादी की जाएगी। देखा जाएगा कि 2-4 दिन हफ्ता एक रहने के बाद आप कैसा फील करते हैं। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि चांद पर रहने अच्छा के लिए। जमील, आपने चांद की बातें कर ली, अगर आपको जमीन पर इतना महंगा खाना मिले कि आपको लगे कि आप चांद पे पहुंच गए हैं तो कैसा लगेगा आपको? और चांद पर जाके हमें क्या मिलेगा खाने में, हो सकता है वो इससे भी महंगा मिले, इससे भी महंगा मिले, लेकिन इससे महंगा नहीं हो सकता जो हम खबर देने वाले अच्छा जमील, आपने सॉल्ट बे के बारे में तो आई गेस आई एम बिल्कुल। श्योर आपने सुना हैं। ये होगा। वाले नमक Yes। अच्छा ओके, खबर जल्दी खबर बताएं, क्या जो खबर लोग है? नहीं जानते वो हमें ये- देख के जी थोड़ा परेशान हो रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और क्यों ये बात कर रहे हैं। तो रेस्टोरेंट में जी, सॉल्ट बे के रेस्टोरेंट में ग्राहक को 1 करोड़ से जायद का बिल जो है वो थमा दिया गया। इतना ज्यादा बिल, 1 करोड़ से ज्यादा, 3 लाख रुपए तो सिर्फ उसमें टैक्स था। तो खाया क्या होगा 1 करोड़ में? आप देखिए वहाँ पर स्टेक्स होती हैं, गोट स्टेक्स उन्होंने वहाँ पर ऑर्डर की, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि गोट स्टेक इतनी महंगी हो गई है कि और फिर उसके ऊपर कुछ गोल्ड पिक का पेपर भी लगा हुआ था। आपने बहुत 24 कैरेट गोल्ड कॉफी के बारे में तो सुना ही होगा। मेरी बात सुने, आप गोल्ड कॉफी भी पी लें, गोल्ड स्टेक भी खा लें, गोल्ड बर्गर भी खा लें, कुछ भी, फिर भी 1 करोड़ का बिल नहीं 1 बनता। करोड़ यार बहुत ज्यादा है। इट्स टू मच। सॉल्ट बे प्लीज उनको आप जो है ना थोड़े पैसे वापस टर्की में भी ये रेस्टोरेंट है, दुबई में भी है, और भी बहुत सारी जगहों पर ये रेस्टोरेंट है और इनके स्टेक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर सोशल है। मीडिया खाना पर छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर आए रोज, लेकिन और इतना ज्यादा बिल जिसमें सिर्फ 3 लाख रुपए का जो है वो टैक्स लगाया गया। जी ठीक है। और सॉल्ट बे ने ब्रेक। अपने इंस्टाग्राम पर बिल की जी अपने बिल की ये जो है ना वो रिसीट शेयर की और बताया कि 1 करोड़ से भी ज्यादा का बिल जो है वो बना। डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है, जल्दी से ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सबकी हर बात। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और अब हम बात करेंगे ट्रैफिक के मसाइल की, ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए मसाइल की। इसके अलावा ट्रैफिक लाइसेंस के हसूल के लिए मुश्किलात पर तो बात होगी ही, उसके अलावा ई चालान्स का सिस्टम
और डिजिटल चालान जो किए जा रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक के मसाइल, कंजेशंस हो जाती हैं, रूट्स डिसाइड किए जाते हैं, लाहौर में बहुत से प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें डाइवर्जन्स भी लगेंगी, तो आवाम को जो है इस बारे में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इस पर बात करने के लिए CTO साहब असद मली हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो में। असद साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा और बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स की, जो गर्मी हो, धूप तपिश हो, बारिश हो, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। और आजकल अगर देखा जाए इतना बड़ा चेंज है कि कहीं सिग्नल है या नहीं है, और जहाँ भी कंजेशन है फ़ौरन से ट्रैफिक पुलिस आती है, उसको टेक ओवर करती है और वहाँ पे सारे मसाइल हल करती है। तो सबसे पहले तो तारीफ, उसके बाद आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें सुबह सुबह ज्वाइन किया। जिस तरह से जमील ने भी कहा कि धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, ट्रैफिक पुलिस का जो एक अहम किरदार है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सर, थोड़ी सी बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। बहुत ज़रूरी है, सबके पास होना चाहिए अगर ड्राइविंग करें। बहुत सारे लोग जो हैं, आई वुड से 80% ऑफ द पीपल जो हैं वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल्स चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, लेकिन उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। बताइएगा कि क्या उनके लिए भी कोई मुहिम शुरू की है आप लोगों ने? आइडियली तो ये होना चाहिए कि इस तरह के किसी काम के लिए मुहिम स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। हमारे जीन्स में या हमारा सेकंड रिफ्लेक्स होना चाहिए कि अगर हमने गाड़ी में बैठना है तो उससे पहले हमारी पॉकेट में लाइसेंस ज़रूर हो। एब्सोल्युटली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हालात यहाँ पे डिफरेंट हैं। बड़े इंटरेस्टिंग सा जुमला मैं आपको सुनाता हूँ कि 1-2 दिन पहले एक दोस्त ने कॉल की कि यार वो लाइसेंस बनवाना है मुझे अपने भाई का। तो मैंने कहा यार वो तो बड़े हैं काफ़ी, तो उनका अभी लाइसेंस नहीं बना, बड़े अरसे से गाड़ी में देखता हूँ चलाते हैं वो नहीं यार वो नहीं बना। तो मैंने कहा अभी क्यों बनाना चाह रहे हो? तो यार वो ट्रैफिक वार्डन बड़ा तंग करते हैं। तो आपको ये साइकी समझने की जरूरत है कि वो अभी भी ये इसलिए बनवा रहे हैं कि ट्रैफिक वार्डन पूछते क्यों है लाइसेंस। वो ये नहीं समझते कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ को फॉलो करना। वो गाड़ी 10-15 साल से चला रहे हैं तो उनके पास लाइसेंस होना चाहिए था। तो हमें ये माइंडसेट हमारा थोड़ा सा है, इस वजह से हमें ये बार बार मुहिम भी स्टार्ट करनी पड़ती है और स्पेशल फोकस देना पड़ता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा माइंडसेट जब लोगों का बेहतर होगा कि गाड़ी चलाने से पहले, बाइक चलाने से पहले पहला काम है लाइसेंस लेना, बजाय इसके कि गाड़ी लीजिए। तो इस चीज को थोड़ा सा हमें फोकस करने की जरूरत है। साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि कुछ साल पीछे अगर हम चले जाएं तो करप्शन की जो भरमार थी और उसमें हम देखते थे कि ट्रैफिक के कोई ना तो कवानीन कोई फॉलो कर रहा होता था। और करप्शन का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, और अब माशाल्लाह इस पर इतना ज़्यादा कंट्रोल है कि लोग अब ट्रैफिक कवानीन सख्ती की वजह से अमल दरामद करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से ही अमल दरामद करवाया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है, हम बेसिकली सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस पे इसलिए बात करें क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से ही एक ऐसी कैंपेन शुरू हो जाए जिसमें लोगों को, जिस तरह आपने अवेयरनेस की बात की, तो वहीं से अवेयरनेस मिल जाए कि हमने ड्राइविंग लाइसेंस हमें चाहिए। और हम जिस तरह आईडी कार्ड बनता है और उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस का जो हसूल है वो भी बहुत आसान होना चाहिए। कुछ चेंजिंग्स कर रहे हैं इसमें, कोई सेंटर्स ज़्यादा कर रहे हैं या कोई कैंपेन शुरू करेंगे? देखिए, इस पे बहुत ज़्यादा काम ऑलरेडी हो चुका है, कुछ फर्दर हम कर रहे हैं। अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में इस वक्त 24 सेंटर्स हैं पंजाब पुलिस के, लाहौर पुलिस के, जहां से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। 24 में से 7 ऐसे हैं जिसमें से आप फ्रेश परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं, बाकी पे आप जो है रिन्यूअल करा सकते हैं या लर्नर परमिट या इंटरनेशनल बनवा सकते हैं। तो 24 फैसिलिटीज़ होना मेरे ख्याल से ये सफिशेंट नंबर है। हाल तो मज़ीद जितनी भी हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से तो काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है। शुरू में जो आप बात कर रहे थे करप्शन के हवाले से, और आप कह रहे थे इसको कम करने के लिए जितना लॉ इन्फोर्समेंट को आप स्ट्रेंथन करेंगे और जितना फोर्सफुली लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा रिजल्ट बेहतर आएंगे। ये बड़ी पर्टिनेंट आपने पॉइंट वैलिड उठाया कि जितना ज़्यादा हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे उतना लॉ इम्प्लीमेंट करवाने में आसानी आएगी, और उसमें लोगों के रवैयों का बड़ा किरदार है। अगर देखें, पब्लिक जो है, एक ट्रैफिक वार्डन आपको किसी वायोलेशन पे रोकता है और आप उसे झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी आने वाले लोग जो हैं या मुआशरा है या डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं वो भी उसी ट्रैफिक वार्डन को मौरूद इल्ज़ाम ठहराते हैं,
तो उससे अल्टीमेटली होता क्या है, ये इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, वो पूरा इदारा जो है वो बैकफुट पे चला जाता है। बिल्कुल। अगर एक ट्रैफिक वार्डन को आप स्नब करेंगे कि यार तुमने मेरा चालान क्यों किया, मैं तो ऐसे हूं, मैं वैसे हूं, मैं फलां हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अगर आप उसको ये स्नब करेंगे तो वो मैसेज पूरी फोर्स में जाएगा। पूरी फोर्स फिर बैकफुट पे और थोड़ा सा प्रेशराइज्ड फील करेगी। तो ये सोसाइटी को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड है इस हवाले से हमें देखने की जरूरत है कि जितना ज्यादा हम लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करेंगे, अल्टीमेटली उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो पब्लिक पे ही आएगा। बिल्कुल। पब्लिक को ही आसानी मिलेगी वो, क्योंकि आप कोई भी अगर किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो अल्टीमेटली आपको उनकी तरफ देखना पड़ता है। तो साइकिल है पूरा, अगर आप किसी एक जगह पे ज्यादती कर रहे हैं तो वो कल को आपके साथ भी हो सकती है। तो हमें उसको टैकल करने के लिए जो भी कंसर्न इदारा है उसको मजबूत करने की, स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर। अच्छा बताइएगा, लाहौर में ट्रैफिक और स्मॉग के मसाइल पर ट्रैफिक पुलिस का कितना अहम किरदार है? आप देखिए रिसेंट कुछ सालों से जो एक नया फिनोमिना देखने के आ रहा है, जिससे लाहौर बदकिस्मती से उसको एक्सपीरियंस करता है, वो स्मॉग के हवाले से, स्पेशली इस सीजन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जी। अब इस पे अगर डिटेल में बात की जाए तो बड़े मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, हमारे बहुत ज़्यादा जो ग्रीन फील्ड्स थे वो कन्वर्ट हो गए डिफरेंट हाउसेज में, पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से फैल रही है, उस वजह से लाहौर की एक्सपेंशन भी बड़ी तेज़ी से चल रही है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया सड़कों पर। तो ये सारे फैक्टर्स मिल के जो हैं वो इतना ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं और वो सारा स्मोक वाला फिनोमेना आ जाता है। तो नो डाउट पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है और हमारी जो मुजरे से है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनके खिलाफ कैंपेन साल हर साल जारी रहती है। स्पेशली ये जो टाइम होता है इसमें हम इसको इंटेंसिफाई करते हैं। अगर इस साल के फिगर्स को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 55,000 गाड़ियां जो हैं उनके हम स्पेशल चालान कर चुके हैं जो मुजरे सेहत थी, जो अनफिट थी। तो बड़ा फोर्सफुली इस पे काम जारी है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई थी और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि आपकी तरफ से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा गाड़ियों में चालान हुए हैं कि वो फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, और ये बहुत बड़ा इकदाम होगा स्मॉग के तदारुक के लिए। अच्छा, पार्किंग का जो इशू है उस पर भी आपने कुछ अहकाम जारी किए हैं, ख़ास तौर पर रॉन्ग पार्किंग के, और कुछ पार्किंग ऐसी हैं जो फ्री हैं लेकिन चार्ज की जा रही हैं। अस्पतालों में चूँकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी जो रॉन्ग पार्किंग है बहुत, उसकी वजह से भी रोड ब्लॉकेज का सामना होता है। तो पार्किंग के हवाले से भी कोई मैकेनिज्म तरतीब दे रहे हैं? अब अगेन देखें जी, हम उसमें एक छोटा सा पार्ट है जब पार्किंग की बात की जाती है, क्योंकि कंसर्न डिपार्टमेंट इससे रेलेवेंट जो है वो डिफरेंट होता है। ट्रैफिक पुलिस की जो इन्फोर्समेंट होती है वो रोड की हद तक होती है। लेट से इदारे के अंदर अगर कोई पार्किंग है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन जब बात की जाए जो गवर्नमेंट सेटअप हैं, जो बड़े हॉस्पिटल हैं, जो लाहौर की पहचान है, जैसे PIC है, जैसे सर्विसेज है, जैसे गंगाराम है, जैसे अम्यू हॉस्पिटल है, तो उस पे हम थोड़ा सा स्पेशल फोकस जरूर करते हैं। आल्दो उसकी इंटरनल पार्किंग की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं होती। उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि जो उनके गेट्स हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, जो उनके साथ सर्विस लेन्स हैं, उस पे कंजेशन ना हो। लेकिन नो डाउट वॉल्यूम ऑफ पर्सन्स विजिटिंग दैट हॉस्पिटल वो इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा बाजुकात कंजेशन हो जाती है। बाकी जो एक पार्किंग के हवाले से लाहौर में स्पेशल एक अथॉरिटी बनी हुई है, एक कंपनी बनी हुई है ली पार्क के नाम से जो है, हम भी ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी उसका पार्ट है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक हमारा भी है पोर्शन। तो जो गाय बगाए जो परमानेंट अच्छी सजेशंस होती हैं पार्किंग के हवाले से वो हम उनसे शेयर करते रहते हैं। लेकिन रॉन्ग पार्किंग को हटाना अगर रोड पे हुई है तो वो डेफिनेटली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। रिसेंटली हमें कोर्ट के अहकामात भी मिले हैं इसमें कि जो रॉन्ग पार्किंग करके चला जाता है, जो 1 वे की वायोलेशन करता है, उसके फाइन्स जो है वो बढ़ाए गए हैं। अब जो बंदा रॉन्ग पार्किंग करेगा और 1 वे की वायोलेशन करेगा उसके लिए 2000 का फाइन है। तो ये फाइन बढ़ने से थोड़ा सा लोगों में मुझे देखने में आ रहा है, हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि कुछ थोड़ा सा वो अब फील करना स्टार्ट हो गया। पहले 200 फाइन होता था, उसको इतनी ज्यादा अहमियत ही नहीं थी दी जाती। जब तक वो सिविरिटी ना हो पनिशमेंट की, लोग उस पर अमल नहीं करते। तो अब जब से ये 2000 वाला फाइन स्टार्ट हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता इसका इम्पैक्ट आएगा लोग। अच्छा असद साहब, ये फाइन जो है ये इससे ज्यादा तजवीज़ हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अर्सा पहले 5,000 और 10,000 तक का भी फाइन हुआ था, और फिर असेंबली से इसको रोल बैक कर दिया गया कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। आपका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर फाइन होगा, आपको नहीं लगता कि तब ही लोग जो है वो वायलेशन कम करेंगे? और देखिए प्योर मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट साइड, फ्रॉम एज अ ह्यूमन बीइंग, एक आम शहरी के तौर पे, तो मैं अपना जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, आप दुनिया में कहीं भी ट्रैवल कर लें, आप जहाँ पे जाते हैं, दुबई की बात कर लें, आप टर्की की कर लें, आप US की बात कर लें, आप जो भी अच्छी डेवलप्ड नेशंस हैं,
वहाँ पे रोड पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों बेहतर है? दो कॉन्सेप्ट्स की वजह से, सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट एंड सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। सजा मिलेगी भी और जरूर मिलेगी और ज्यादा मिलेगी। Exactly. आप दुबई में किसी भी जगह रॉन्ग पार्किंग करके देखें, आपको मिनिमम फाइन जो है वो 150 दिरहम है। 150 को अगर हम वो करेंसी में कन्वर्ट करें तो वही 5-10 हज़ार रुपया बन जाता है। तो मैं हमारी तरफ से तो तजवीज़ ये है कि तमाम जो ट्रैफिक से रिलेटेड फाइन्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। देखिए, एक बंदे को जब डर होगा कि मैंने गलती करनी है, मुझे 5,000 का फाइन है, मेरी 40,000 सैलरी है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रेशराइज फील करेगा। 200 रुपए का जो फाइन है, अब वो करेंसी इतनी डिवैल्यू या जो भी वो है हमारे पैसे का, वो इतना ज्यादा हो गया, वो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता। बिल्कुल, तो मैं तो ज्यादा फाइन्स के हक में हूँ कि अमाउंट इनकी बढ़नी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरह से आपने सर डेवलप्ड नेशंस की बात की, अगर हम दुबई की बात करें, टर्की की बात करें, ऐसे ममालिक में जाकर हम भी बहुत खुशी से उनके रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे जो है ना तरीके से सारे रूल्स कवानीन को हम देख भी रहे होते हैं और हमें बहुत फिक्र होती है कि हम ये ना करें और इन चीज़ों को अवॉइड करें। वहीं पर हम बात करते हैं, अगर हम कार ड्राइवर्स की बात करें, कवानीन उनके लिए सख्त हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं अक्सर देखा गया है कि वो रोड पर रूल्स को तोड़ते हुए, कानून को तोड़ते हुए नजर आते हैं और फिर वही लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स का भी बायस बनते हैं। मोटरसाइकिल सवार क्या समझते हैं, उनके लिए क्या सख्ती होनी चाहिए? क्या कोई ऐसा कानून उनके लिए बनाना चाहिए? क्योंकि कार ड्राइवर्स के लिए ऑलरेडी कुछ कवानीन जो हैं वो सख्त हैं, लेकिन मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा शायद लेवरेज भी ले लेते हैं इस चीज़ का और हर जगह मतलब गुस्से होते हैं। ये नहीं कहते कि उनको उस तरह से नहीं चलाना चाहिए, लेकिन रश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं और उस तरह से फिर ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी भी नहीं करते। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मोटरसाइकिल वालों से बात करें, वो गाड़ी वालों को इल्जाम देते हैं, गाड़ी वाले जो है मोटरसाइकिल को देते हैं, लेकिन उसकी वजह है थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अगर आप फिगर्स उठा के देख लें, लाहौर में जो गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं, व्हीकल्स, गाड़ियों से मैं जब वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें हर तरह की है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 8 व्हीलर, हर गाड़ी है उसमें। वो 70 लाख के करीब है, अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख, 7 मिलियन के करीब है। उसमें से जो मेजर चंक है वो मोटरसाइकिल का है जी। मतलब मोर देन 70% व्हीकल्स 70 लाख में से, यानी 70 लाख अगर टोटल हैं तो 45 लाख के करीब मोटरसाइकिल हैं। तो उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि वो ज्यादा नजर आते हैं। जब एक चीज ज्यादा तादाद में होती है तो वो गलतियां भी ज्यादा करते हैं और ज्यादा नजर भी आते हैं और उनका स्पेशल रोल भी बनता है। नो डाउट दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द रोड। उनका भी उतना ही राइट है रोड पे जितना किसी दूसरे वाले का हो सकता है, 4 व्हीलर का या 8 व्हीलर का। लेकिन हर किसी को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना चाहिए। 2 व्हीलर की अपनी सेफ्टी के लिए और बाकी रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए जरूरी है एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहे, वो कट्टे शट्टे ना मारें, हेलमेट का इस्तेमाल करें और रैश ड्राइविंग ना करें। इसी तरह जो 4 व्हीलर है, जो कार वाला है, उसको कार में आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड आ गया, बाइक में भी इक्वली वो है, लेकिन कार में बहुत ज्यादा है। मोबाइल फोन पे टेक्स्ट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं और कॉल कर रहे हैं। और हमारे मोस्टली जो कार के रिलेटेड एक्सीडेंट है उसकी वजह मोबाइल फोन का इस्तेमाल है। तो वो ड्राइव भी कर रहे हैं, साथ साथ मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हैं, बल्कि रीड कर रहे हैं या टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वो बड़ा डेंजरस है। ध्यान ही नहीं होता उनका, ध्यान नहीं, गाड़ी किस तरफ जा रही है। अच्छा असद साहब, ई चालान्स, जो डिजिटल चालान्स है, थोड़ा इस पे हम बात करते हैं। ई चालान्स बहुत बड़ी तादाद में लोगों के हुए और उनके घरों तक पहुंचे, कुछ ने पे किए, कुछ ने नहीं किए। उसके बाद तमाम के तमाम ई चालान्स को ख़त्म कर दिया गया। मुझे आप करेक्ट कर सकते हैं? नहीं तो क्या अब उस पे डिजिटल चालान्स जो हैं, क्या एक बार फिर वो ऑन होने जा रहे हैं और क्या अभी भी वो ऑन है? उसकी वर्किंग किस तरह हो रही है? अच्छा, ये 2-3 नाम हैं, ये 2-3 डिफरेंट चीज़ें हैं। ई चालान इज समथिंग डिफरेंट, डिजिटल चालान इज समथिंग डिफरेंट। ई चालान से मुराद बेसिकली ऐसा था कि जो सेफ सिटी की तरफ से स्टार्ट हुए थे, हमारा जो एक पोर्शन है सेफ सिटी का, उसमें 5-6 वायोलेशंस के ऊपर ऐसी थी, जैसे आप सिग्नल जंप कर जाते हैं, आप जेब्रा क्रॉसिंग से आगे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, आप गलत यू टर्न लेते हैं, आप 1 वे की वायोलेशन कर रहे हैं या आप स्पीड लिमिट को फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली सेफ सिटी के कैमरास जो हैं या उनका जो इक्विपमेंट था वो आपकी वायोलेशन को डिटेक्ट करके आपका चालान बना के ई चालान वो आपके घर में चला जाता है। वो अभी भी जारी है, वो ख़त्म नहीं हुआ, वो है। उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए किसी वजह से कोई टेक्निकल और कुछ लीगल मैटर्स थे जिस वजह से कुछ रुके थे, कोर्ट ऑर्डर्स पे कोर्ट ऑर्डर था, कोई लीगल मैटर था, तो वो कुछ देर के लिए हुआ था, लेकिन वो रिज्यूम हो गए। बाज़-औक़ात ऐसे ज़रूर होता है कि टेक्निकल इशू की वजह से वो अप एंड डाउन होते हैं। बाज़-औक़ात सिस्टम में कुछ बेहतरी कर रहे हैं या रिपेयर चल रही है या किसी वजह से डाउन हो गया, अदरवाइज वो लीगली दे आर इंटैक्ट नाउ। और कुछ पुरानी गाड़ियां जैसे जिनके पहले से हुए हैं गाड़ियां, किसी के 40 चालान हैं, किसी के 50 चालान हैं, किसी के 80 ई चालान हुए हैं, तो डेली बेसिस पे फील्ड में हमारी टीम्स हैं, सेफ सिटी की टीम्स हैं जो उन गाड़ियों को ट्रेस कर रही हैं।
तो वो अभी तक इंटैक्ट है। सही। जहाँ तक डिजिटल चालान की बात की जाए, डिजिटल चालान जो हैं वो टोटली प्योरली ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड हैं। आपने देखा होगा सड़क पे जब आपको रोकते थे किसी को और वो कहते थे अपना आईडी कार्ड दे, नाम लिखवाएं, तो उसके हाथ में बुक होती थी। बुक पे वो लिखता था कि ये नाम है, ये CNIC है, ये एड्रेस है और ये आपकी फाइन की पर्ची है। अब वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया कि अब रवायती तरीके से हम उस तरह नहीं उसको कैटर कर पा रहे थे, तो हम भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। अब हम वो बुक वाला सिस्टम मैनुअल खत्म कर रहे हैं। डिजिटल चालान इज मींस के हमारा मोबाइल फोन के अंदर ही एक ऐप है चलानिंग ऑफिसर के पास, तो ही जस्ट नीड्स योर CNIC नंबर। अच्छा, आप उसे CNIC नंबर बताएंगे, बाकी आपका डाटा ऑटो फिल हो जाएगा। ऑटो उसमें फिल हो जाएगा। आपका नाम ये है, आपका एड्रेस ये है, आपका फोन ये है, आपके पास गाड़ी ये है, आपका लाइसेंस नंबर ये है। तो हम ये डिजिटल चालान मींस के हम अब डिजिटल ऐप के ऊपर, अपनी गैजेट के ऊपर, मोबाइल फोन के ऊपर, टैबलेट के ऊपर आपका चालान करेंगे और उससे टाइम की बचत होगी, एक चीज है, प्लस ट्रांसपेरेंसी होगी, डाटा कंपाइल होगा, एनालिसिस करने में होगा। फिर बाज़ जगहों पे कुछ पुरानी शिकायत किसी जगह पे होती थी कि फेक बुक्स रखी होती थी, चलानिंग बुक्स ना, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये आप थ्रू आईडी कार्ड करेंगे या थ्रू गाड़ी का नंबर करेंगे? लाइक रेंट पे भी बहुत गाड़ियां चलती हैं जी जी, तो फिर उसको किस तरह आप देखिए, उसमें जो प्राइमरी है ना, वो हमें पर्सन का डाटा चाहिए होता है। आईडी कार्ड जो वो हमारा प्राइमरी जो है वो आईडी कार्ड है उसमें। अच्छा सर, जैसे से आपने डिजिटल ये चालान की बात की, पंजाब में तो ये शायद स्टार्ट हो चुका है, लाहौर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कब इसका आगाज होगा, कब ये स्टार्ट होगा? डिजिटल चालान लाहौर में जी आज लास्ट वीक में स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। और हमारे इस वक्त तकरीबन 9 सेक्टर्स है। लाहौर को ट्रैफिक के हमने 34 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है जी। तो उसमें से 9 सेक्टर्स में आज से जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ओके, लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था 3 से एज अ एक्सपेरिमेंटल या पायलट प्रोजेक्ट पे तौर पे। वो पूरा वीक हमने उसका देखा है, फीडबैक देखा है, बड़ा अच्छा है। जो 2-3 इश्यूज थे उनको हमने रिजॉल्व किया, अभी हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा असद साहब, आपको नहीं लगता कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में सेफ ड्राइविंग की कोई कैंपेन आप लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए? क्योंकि बच्चे जो लोग स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में हैं, अक्सर हम उनको भी रोड्स पर देखते हैं बड़े रैश ड्राइविंग करते हुए नजर आते हैं। और स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ से बच्चे बहुत कुछ सीख के घर जाते हैं और फिर घर वालों को भी बता सकते हैं। आपको नहीं लगता कि इस तरह की कैंपेन्स का आगाज स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भी करना चाहिए ताकि लोगों में शऊर पैदा हो, उनको जो है खास तौर पे कॉलेज में जब बच्चा जाता है तो वो 18 साल का हो चुका होता है। Exactly. तो जहाँ आईडी कार्ड जरूरी है फॉर एडमिशन, वहीं ड्राइविंग लाइसेंस भी होना जरूरी आपको लगता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो जानी चाहिए? हमारी जो अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जो हमारी एजुकेशनल टीम है, वो बड़ी एग्रेसिवली इस पे काम कर रही होती है। नो डाउट वॉल्यूम ऑफ स्कूल्स अगर लाहौर में देखा जाए तो वो थाउजेंड्स में है, कॉलेजेस जो हैं वो हंड्रेड्स में, बल्कि थाउजेंड्स को टच कर रहे हैं। तो हमारी डेली बेसिस पे एजुकेशनल टीम है जो 2 से 3 स्कूल कवर करती है, 2 से 3 स्कूल्स में जाके उनको ये थोड़ा सा ब्रीफ देती है। बाकी एक आपको भी पता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स पे एक कमीशन भी बना हुआ है जो डिफरेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड, ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज को कैटर कर रहा है। तो उसके फोरम से भी हम भिजवा चुके हैं कि तमाम स्कूल्स में ये सिलेबस का पार्ट होना चाहिए। बेसिक ट्रैफिक कवानीन जो हैं, ट्रैफिक अवेयरनेस जो है, वो स्कूल के सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और नॉट फ्रॉम लाइक हाई स्कूल से नहीं। ये हमारा जो प्ले ग्रुप होता है ना, देखें बाहर के मुल्कों को अगर देखें ना, डेवलप्ड कंट्रीज को, तो जो प्ले ग्रुप है उसमें बच्चे को सिखाते हैं कि बेटा ये रोड है, इसको क्रॉस ऐसे करना है। Exactly. ये गाड़ी, ये स्कूल बस है, इसमें आपने ऐसे बैठना है। तो ये बेसिक जो हमारे स्कूल्स हैं, जो लाइक नर्सरी या प्ले ग्रुप होता है, वहां से स्टार्ट कराने की जरूरत है और इस पे काफी काम हो रहा है। बहुत जल्दी ये जो है पार्ट ऑफ सिलेबस भी होगा। बिल्कुल सही। अच्छा साहब, थोड़े टेक्निकल सवालों की तरफ आते हैं अब, क्योंकि टाइम कम रह गया है। मुश्किलात, परेशानी, चैलेंजेस, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। खासतौर पर सिग्नल्स के जो चालान है, जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हैं, उसमें कुछ सवाल जो आवाम के भी हैं और हम भी आपसे पूछना चाहते हैं कि लेट नाइट अगर सिग्नल रेड है, लेट नाइट, मतलब छोटा सवाल कर लेते हैं कि आपको नहीं लगता कि लेट नाइट सिग्नल्स को फ्री कर देना चाहिए, खास तौर पर ऐसी जगहों पे जहां पर ये डर हो कि वहां अंधेरा है और वारदातें भी हो सकती हैं? नंबर 1। नंबर 2, आपको नहीं लगता कि कुछ रोड्स को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, खास तौर पर जिस तरह मॉल रोड पे जाते हुए वो बाइक वाला हो या गाड़ी वाला हो, वो बड़ा मोहतात हो जाता है कि मैंने अपनी लेन में रहना है और सारे रूल्स को फॉलो करना है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, लाइक होना तो ये पूरे तमाम रोड्स पे होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आहिस्ता आहिस्ता रोड्स में इजाफा किया जाए और कुछ कॉरिडोर्स जो रोड्स हैं उनको स्ट्रिक्ट कर दिया जाए और वहाँ से फिर आवाम की थोड़ी ट्रेनिंग भी हो जाएगी? तो प्लीज़ इन दोनों सवालों पे आप देखिए, जो पहला आपका था उसमें हम ऑलरेडी इसी प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि लेट नाइट पे जाके जिन रोड्स पे ट्रैफिक वॉल्यूम कम रह जाता है
उसको हम फिर सिग्नल को जो है वो आप देख रहे होंगे कि येलो साइन ब्लिंक करता रहता है, ग्रीन और रेड को हम बंद कर देते हैं, येलो ब्लिंक कर रहा होता है। इसका मकसद यही होता है कि अभी ट्रैफिक का वॉल्यूम नहीं है, आप आराम से थोड़ा स्लो डाउन हो जाएं, बेशक रुक भी जाएं 2 सेकंड के लिए, इर्द गिर्द देख के आप गुजर सकते हैं। दूसरा जो वो क्राइम के हवाले से है, वो तो मेरे हाल से सिटी एरिया में ऐसी चीज़ लाहौर में नहीं है कि आप किसी जगह पे खड़े होंगे और आपको इस तरह की परेशानी का सॉरी, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ, उसके 30 चालान हुए और वो सेम सिग्नल पे हुए और रात कोई 1 बजे के 12 बजे के बाद हुए, और वो उस टाइम वो सिग्नल रेड होता है और उस टाइम कोई कुछ ट्रैफिक नहीं होती वहाँ पे। देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग ये तो पर्सनली मैं बोलूँगा इसको बड़ा इलॉजिकल सी बात है। जब रेड सिग्नल है तो इट मींस रेड सिग्नल ना, ठीक है, आपको उसको फॉलो करना है। वो पूरी रात रेड नहीं रहेगा, वो 30 सेकंड के लिए होगा या 40 सेकंड के लिए होगा या 1 मिनट, इससे ज़्यादा किसी जगह नहीं होता लाहौर में। तो ये तो उसको फॉलो करना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द पुलिस है और उसकी बेहतरी के लिए। अब वो ये अगर एक्सक्यूज़ देखे कि जी बाकी रोड पे कोई गाड़ी नहीं थी तो वो रेड था लेकिन फिर भी मैं चला गया, तो ये वायोलेशन है। आप किसी दूसरे की गलत चीज़ को अपने लिए एक्सक्यूज़ नहीं बना सकते। बिल्कुल सही, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो सिग्नल फ्री कर दिया जाए उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ मैं इसको, कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि रात 12-1-2 बजे के बाद येलो हो जाता है, जी जी, ब्लिंकेज उसकी स्टार्ट हो जाती है। मैंने बोले सारे नहीं, नहीं। वहाँ पे जहाँ पे वॉल्यूम नहीं रहता ट्रैफिक का या बहुत कम हो जाता है या जहाँ पे बाकी स्टडी हुई है कि जरूरत उस वक्त नहीं है, उस लिहाज से। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक उनके जहन में सिग्नल है, अगर वो शेयर करें तो हम उसको रिकंसीडर कर सकते हैं, उस पर दोबारा से देखा जा सकता है। बाकी देखिए जो दूसरा आपका पॉइंट था, मैं हमेशा कहता हूं कि जो ट्रैफिक लॉज की इंप्लीमेंटेशन है या ट्रैफिक की बेहतरी है, वो 30% ट्रैफिक के हाथ में है, ट्रैफिक पुलिस के हाथ में। 70% इसमें 2 स्टेक होल्डर्स दूसरे भी हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक पॉपुलेशन है, आपकी पब्लिक है, सॉरी, अवेयरनेस के हवाले से। जितना इन तीनों पे काम होगा उतनी बेहतरी आएगी। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, जितनी रोड्स बेहतर होंगी, सिग्नल्स अच्छे लगे होंगे, नए सिस्टम्स लगे होंगे, अंडरपासेस हैं, फ्लाईओवर हैं, उतनी बेहतरी होगी। जैसे आप देखते हैं लाहौर में बहुत ज्यादा नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उस वजह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अभी क्योंकि शहर हमारा दिन ब दिन मॉडर्नाइज होता जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, अभी अंडर प्रोसेस है ये चीजें, तो थोड़ा सा उसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। रिसेंटली कलमा चौक अंडरपास जो है रीमॉडलिंग का काम उसका स्टार्ट हुआ है, उसमें टाइम लगेगा, आर्जी तौर पे लोगों को उसमें कंजेशन फेस करना पड़ेगी, थोड़ी दुश्वारी आएगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये होगा कि चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। समनाबाद में गवर्नमेंट बनाने जा रही है, अंडरपास बनेगा, तो शादरा पे बनने जा रहा है, मल्टीपल वहाँ पे फ्लाईओवर्स बनने जा रहे हैं, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता चीजें मजीद बेहतर होती जाएंगी, उधर भी बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ये मैं इसलिए इसको रिलेट कर रहा था क्योंकि जो एलिवेटेड एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, उसके बाद भी बहुत डाइवर्जन्स लग जाएंगी। और जिस तरह मैंने माल रोड की एग्जांपल दी, वो इसलिए देखिए जो हम 5 या 10 हज़ार वाले चालान की बात कर रही हैं, मुझे ये लगता है कि कुछ रोड्स पे तो वो कर देना चाहिए, वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, ताकि लोगों को ये पता मैं इस रोड पे जा रहा हूँ ना, तो मैंने, ताकि वहां से उसकी ट्रेनिंग हो स्टार्ट। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी है। शहरी ना पहले बड़ा ज्यादा वो एक्चुअली हमारे साथ आर्ग्यू करते हैं कि आप जहाँ पे भी बैठते हैं या ट्रैफिक पुलिस हर दफा जी माल रोड की बात करती है, बाकियों की क्यों नहीं बात करती। तो वो मैसेज यही होता है कि चलें जी माल रोड एक हमारी लाहौर की पहचान है, यहाँ से जो काम स्टार्ट होता है वो मैसेज हर जगह कन्वे हो जाता है, बड़ी अच्छी बात, बड़ी जरूरी वो चीज है। लेकिन वो लोग थोड़ा सा आर्ग्यू करते हैं जी आप माल 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 ही यूज करते हैं और कुछ। मैं तो आपको सीरियसली बताऊं, मैं तो अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ प्रोग्राम्स भी देख रहा होता हूँ, पता नहीं मुझे ऐसी बात करनी चाहिए नहीं, मुझे इतना बुरा लगता है, हम इतने हमारे इदारे को की बुलिंग हो रही होती है और इतना बैड मैसेज जा रहा होता है। अच्छा जी आप ट्रैफिक वाले हैं तो रॉन्ग वे आ रहे हैं, आप ट्रैफिक वाले हैं, बाइक में आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपका लाइसेंस किधर है, आपका आईडी कार्ड किधर है, मतलब ये क्या आप अपने ही इदारे को मजाक बना रहे हैं। मजाक बनाने के अलावा ना कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। देखिए आज मैं अगर मजाक बनाता हूँ ट्रैफिक पुलिस का, उसको कमजोर कर देता हूँ, कल को जब मुझे ही जरूरत पड़ेगी तो वो डिलीवर करने की पोजीशन में नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। नो डाउट ट्रैफिक पुलिस वाले भी इसी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इसी सोसाइटी में से हैं, हम में से भी गलतियां लोग करते हैं, हम भी गलतियां करते हैं और डेफिनेटली पब्लिक को वो पॉइंट आउट करनी चाहिए। और बीइंग यूनिफॉर्म पर्सन हमारी जिम्मेदारी डबल भी बनती है कि हम ऐसी गलतियां ना करें, तो इसको हम कोशिश करते हैं कि रोकें, मना करें, लेकिन नो डाउट हो जाती हैं, ह्यूमन फैक्टर होता है। अब आखिरी सवाल क्विकली रिस्पॉन्ड चाहूंगा, आपका टाइम कम है, नए सीटीओ को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? ये सवाल मैंने एंड के लिए रखा हुआ था। नहीं, चैलेंजेस के हवाले से एक तो देखिए मेरा कुछ एक्सपीरियंस था ट्रैफिक पुलिस को ऑलरेडी देखने का, उस वजह से मुझे उतना ज्यादा फील नहीं हुआ, लेकिन लाहौर की ट्रैफिक पुलिस इज वंडरफुल।
ये ऑलरेडी इतने माशाल्लाह से वेल ट्रेंड और वेल इक्विप्ड और वेल ग्रूम्ड हैं कि मुझे उस जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था उस तरह का नहीं आया। लेकिन मुझे एक जो सबसे बड़ा चैलेंज पर्सनली फील होता है, पर्सनली बीइंग पुलिस ऑफिसर और ट्रैफिक ऑफिसर, वो थोड़ा लोगों की तरफ से है। लोगों की तरफ से अभी भी रेजिस्टेंस है। वो जो जुमला है ना जी कि मैं लाइसेंस इसलिए बनवा रहा हूँ, ट्रैफिक वार्डन तंग करता है। यार उसकी ड्यूटी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस साथ रखें। तो ये सिर्फ एक सोच चेंज हो जाए तो बिलीव यू मी हमारे 90% मसले हल हो जाएंगे। अगर हम बच्चों को बगैर हेलमेट के, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के मोटरसाइकिल ना दें तो वो देखें एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, आधे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। सर क्विकली एक और भी रिमार्क दे दें कि हमारे वजीर आला पंजाब ने अभी टास्क फोर्स बनाए, रोड सेफ्टी इंट्रोड्यूस करवाई। बताइएगा कि इससे क्या ट्रैफिक के मसाइल में बेहतरी आएगी? बड़ा हेल्पफुल फोरम है, हो रहा है साबित, क्योंकि उसमें तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं ना जी, उनके रेप्स हैं उसमें ट्रैफिक पुलिस भी उसमें उसका हिस्सा शामिल है। तो वो जब सारे इकट्ठे बैठते हैं ना तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे ज़रूरत है। हम क्योंकि ऑन फील्ड होते हैं, ऑन ग्राउंड होते हैं, तो हमें पता होता है कि सर ये सिग्नल इधर से इधर होना चाहिए, ये यू टर्न होना चाहिए, ये कट ऐसे होना चाहिए। तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बड़ा ज़बरदस्त है क्योंकि तमाम डिपार्टमेंट के रेप्स हैं, तो हर कोई अपनी इनपुट देता है तो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी की तरफ जा रही हैं। असद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और बहुत हेल्पफुल ये डिस्कशन रहेगी खास तौर पर अवाम के लिए। और नाजरीन, आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि आप देख लें, जो भी अवामी इशू की बात होती है और उसको हल करने की जब बात की जाती है तो इन दी एंड वो अवाम की ही जिम्मेदारी है। तो वी होप कि आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा ड्राइविंग लाइसेंस। और जितने भी लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्लीज जाएं आप, तब तक गाड़ी ना चलाएं, तब तक आप कोई भी ऐसी सवारी पर सवार ना हो, मोटरसाइकिल ना चलाएं जब तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और ड्राइविंग लाइसेंस लेके भी आपने ड्राइविंग सही करनी है, आपने ये नहीं कि रैश ड्राइविंग करते रहे। रैश ड्राइविंग को बिल्कुल जी अवॉइड करें। लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। And we're right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान, सुबह की हर बात। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के जारी मैचेस की। कल एक बड़ा अपसेट हुआ, सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना जो है लाइक 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन जो है उसको कल सऊदी अरब ने हरा दिया। कतर में जो जारी मैचेस हैं इसमें सऊदी अरब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटाइन को 2-1 से शिकस्त दी, और ये भी एक बड़ा अपसेट था वर्ल्ड कप के जारी इन मैचेस में। आलमी रैंकिंग में 51th पोजीशन है इसकी, 51वीं पोजीशन पर मौजूद है सऊदी टीम, और जो अर्जेंटाइन है वो वर्ल्ड नंबर 3 पर है, बिल्कुल ठीक है, और 2 बार की चैंपियन भी रही है। तो इस अपसेट भी पर हम बात करेंगे, और कल होने वाले मैचेस। जी और 4 साल से ये लोग मैच नहीं हारे थे, बिल्कुल उनकी तकरीबन 4 साल, और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, और फैंस इनके इतने डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो वहां पर आज छुट्टी मना रहे हैं जी लोग, और सेलिब्रेशन को प्रॉपर तरीके से सेलिब्रेशन है। हाँ जी, एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इट्स क्वाइट एन अचीवमेंट। बिल्कुल। इसके बाद जनाब इजहार बाजवा साहब और शहरजार वड़ाइच साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो है वो आज हमारे साथ फुटबॉल पर बात करेंगे, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि कल के मैच की बात की जाए। सऊदी अरब वर्सेस अर्जेंटाइन, कितना बड़ा अपसेट समझते हैं आप? ये बहुत बड़ा अपसेट अगर आप क्रिकेटिंग टर्म्स में देखें, जिस तरह नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया था, ये वो कंपैरिजन भी नहीं बनता। वो तो T20 या T20 में बाज़ औक़ात एक आधा प्लेयर अच्छा खेल जाए तो अपसेट हो सकता है। मैं तो कहूँगा इस तरह जैसे कोई टेस्ट प्लेइंग नेशन न्यूजीलैंड को एक नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन नामीबिया ने टेस्ट मैच में हरा दिया हो, जिसके लाइक्लीहुड बहुत ही कम है, हम किसी से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इसको। अभी मैं कल मुझे कोई किसी ने भेजा कि ये वही था जिस तरह जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था, के अंदर वो शेयर हो रहा था। तो इट्स अ वेरी बिग अपसेट, लेकिन क्रेडिट गोज टू सऊदी अरेबिया। उन्होंने शुरू में ही बड़ा अच्छा खेला है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी एक बना के आए थे, दे प्लेड एन हाई ऑफ साइड गेम। और आप इसको इस तरीके से देखें कि पहले हाफ के अंदर उनके 3 गोल्स, आफ्टर मेसी ने जो पहला गोल कर लिया उसके बाद 3 उनके गोल्स डिसअलाउड हुए ऑफ साइड पे अर्जेंटीना के। अब नॉर्मली ये होता है कि अगर आपका एक दफ़ा ऑफ साइड जो है वो डिसअलाउ हो, फिर आप जो सऊदी अरेबिया है वो भी अपने दिमाग में सोचेगी यार ऐसा ना हो फिर से निकल जाए, गोल हो जाए, बट दे केप्ट एट देयर स्ट्रेटजी। एंड उसके बाद जब सेकंड हाफ में आए हैं तो फिर उन्होंने बड़े वर्ल्ड क्लास गोल्स किए हैं दोनों, टू मेक इट 2-1। शहरियार की बात को मैं ऐड ऑन करूंगा कि क्रेडिट गोज टू देयर कोच हर्ब रेनार्ड। हाई ऑफसाइड लाइन का फ़ायदा ये हुआ कि
उन्होंने अर्जेंटीना के लिए स्पेस स्क्वीज़ कर दी। जब आप हाई बैकलाइन रखते हैं तो आप अगली टीम के लिए स्पेस स्क्वीज़ कर लेते हैं, उनके पास इतना स्पेस नहीं होती अपनी फुटबॉल खेलने उन्होंने मिडफील्ड को जगह ही नहीं दी। और जो जहाँ बाकी हमें महसूस हुआ कि कतर और ईरान ने ऑपोजिशन से वो बहुत ज़्यादा कह लें कि डॉन्ट हो गए और बहुत ज़्यादा इंटिमिडेट हो गए। जी। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह मुस्बत क्रिकेट होती है, उन्होंने मुस्बत फुटबॉल खेली। जी। उन्होंने वो जिस ना सिर्फ उन्होंने डिफेंसिवली अच्छा अप्रोच अडॉप्ट किया, बल्कि जहां उन्हें बॉल खेलने, जहां उन्हें फुटबॉल खेलने का मौका मिला, जहां उन्हें पोजीशन मिली, दे शोड अ लॉट ऑफ इंटेंट। उन्होंने बहुत अच्छी काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेली और जहाँ कह लें कि बहुत अच्छे चांसेस की अपॉर्चुनिटीज़ को कन्वर्ट किया। जो दोनों उनके गोल्स हैं, साले अल शहरी का गोल बहुत अच्छा था, सलीम अल दोसारी का गोल बहुत अच्छा था, जो बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा लिंकअप प्ले था उसके अंदर, जो उन्होंने थ्रू बॉल दिया आगे। और जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट मैं देख रहा था कि सऊदी अरेबिया की नेशनल टीम में 9 प्लेयर, इनका एक क्लब है अल हिलाल, 9 प्लेयर सऊदी लीग का एक क्लब है अल हिलाल, 9 प्लेयर्स अल हिलाल के थे। तो इससे ये शो होता है कि उस जब ये इकट्ठे क्लब फुटबॉल लेवल में भी ये 9 प्लेयर इकट्ठे खेलते थे, तो इनकी आपस में ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेशन और डेवलप हुई थी। उसका बड़ा फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अर्जेंटाइन की टीम कहाँ कमजोर नजर आई आपको? स्ट्रेटजी में या फॉर्म में नहीं थे, या सऊदी अरब ने बहुत अच्छा खेला? प्रेशर गेम भी हो सकती है। मेरा ख्याल है एक तो जो उन्होंने जहाँ मिस किया, जब 1-0 उनको शुरू में लीड मिल गई थी, उस टाइम उन्हें चाहिए था जो उन्हें चांसेस मिले, जिस तरह शहरियार ने बताया 3 दफ़ा गोल ऑफसाइड, कह लें कि गोल हो गया लेकिन वो ऑफसाइड बाद में उसको हो गया। उन्होंने अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं किया। फुटबॉल में मोमेंटम बड़ा मैटर करता है। अच्छा, जी ज़हार, सऊदी अरेबिया के गोलकीपर ने भी बहुत कमाल की उनकी भी परफॉर्मेंस थी, 5 उन्होंने सेव किए, मतलब अगर बात करें बिल्कुल 5 गोल सेव किए और मैन ऑफ द मैच फिर वो थे। बहुत अच्छी गोलकीपर की भी ना सिर्फ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनके डिफेंडर्स की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एक गोल लाइन क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त स्टॉपेज टाइम में की। तो ओवरऑल उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ्स को प्ले किया। नॉर्मली ये कोई मायूब बात नहीं, जब आप एक बहुत आउटस्टैंडिंग ऑपोजिशन के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो आप बहुत ऑल आउट अटैकिंग गेम नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया ने काउंटर अटैकिंग गेम की। इसी को स्टैट से भी वेरीफाई होता है कि उन्होंने अर्जेंटीना ने 15 शॉट्स किए हैं वर्सेस सऊदी अरेबिया की सिर्फ 3। तो अब देखें वो 70% पोजीशन भी अर्जेंटीना के पास है, 15 शॉट्स भी हैं, बट स्टिल दे कुडंट कन्वर्ट। क्रेडिट गोज टू सऊदी अरेबिया। और इसीलिए फिर वो जो MBS है उनकी भी तस्वीरें आ रही थी जहाँ पे वो सजदा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, उसको भी बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही थी सोशल मीडिया पर। अच्छा शहरियार, आपको नहीं लगता कि कल की अगर थोड़ी सी मैच की बात की जाए, डेनमार्क और ट्यूनीसिया का जो मैच था, दोनों की जो फिनिशिंग थी दोनों टीम्स की, वो कमज़ोर हमें दिखाई दी? ऐसे ही इसके अंदर कुछ अच्छे स्टॉप्स भी थे गोलकीपर्स की तरफ से, बट आई थिंक वहाँ पे कुछ ऐसे उन्होंने चांसेस मिस किया हैं जो any other day with that kind of talent that Denmark have and also Tunisia have, उन्होंने कन्वर्ट कर लेने थे। इसके साथ साथ अल जबाली ने जो फर्स्ट हाफ में 1-on-1 मिस कर दिया, जब हालांकि उसको प्रेफरेबली बॉल स्लाइड करनी चाहिए थी, उसने निकाल लिया। और आप कैस्पर स्माइकल है, वो कह लेंगे उसका बड़ा बेहतरीन वो सेव था, उसने कैसे उसको ऊपर हाथ ऊपर करके उसको रोका। तो आई थिंक इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड सेव्स एंड यू नो लाइक सम नियर मिसेस। आज होने वाले मैचेस पर थोड़ी बात करते हैं। आज किस का मैच है और किस तरह देखते हैं आप मैच? उससे पहले मेरा ख्याल है कल हम जरा पोलैंड मैक्सिको की बात कर रहे हैं, और पोलैंड मैक्सिको खास तौर पे अर्जेंटीना की डिफीट के बाद ग्रुप सी जो है बड़ा खुल गया है। बहुत एक्साइटिंग। पहले हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि अर्जेंटीना टॉप करेगा, मेक्सिको और पोलैंड में सेकंड पोजीशन के लिए फाइट होगी, और सऊदी अरेबिया से हम एक्सपेक्ट किया कर रहे थे कि वो ग्रेसफुली खेलेंगे, लेकिन तो अब पूरा ग्रुप खुल गया है। अब तो मेरा ख्याल है अगर अगला मैच सऊदी अरेबिया इसी तरीके से खेलता है तो दे माइट हैव अ चांस ऑफ एग्जैक्टली। और उनमें जो जोश और वलवला जज्बा इस टाइम होगा, वो तो कॉन्फिडेंस ही अब तो उनका डिफरेंट होगा ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अब तो डिफरेंट होगी, क्योंकि वैसे भी अपने होम, अब समझे वो तो अपने होम टाउन में खेल रहे हैं ना, कतर में खेल रहे हैं, जस्ट क्लोज टू। और बड़े अपसेट्स हुए वर्ल्ड कप में तो क्रिकेट के, और अब इसमें भी अपसेट्स देख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं अगर हम अर्जेंटीना को हरा सकते हैं तो मेक्सिको, व्हाई नॉट मेक्सिको एंड पोलैंड। तो ऐसे वो बड़ा तो कल वाले ये जो मेक्सिको पोलैंड वाला मैच है, इसमें आप लेवेंडोस्की ऑल टाइम पोलैंड का टॉप गोल स्कोरर है, मतलब
तारीख में पोलैंड से और किसी ने इतने गोल नहीं किए जितने लेवेंडोस्की ने किए हैं। पेनल्टी, एक्सीलेंट पेनल्टी, वो कह लें कि पेनल्टी कन्वर्ट बहुत अच्छी करता है जब भी उसको पेनल्टी मिलती है। कल उसने, आप यकीन माने, आप गेस करें कितने साल बाद उसने कल पेनल्टी मिस किया पोलैंड के लिए? कितने साल बाद? गेस करें आप। चार। उसने लास्ट टाइम पेनल्टी 2010 में मिस की थी। ओह माय 12 साल गॉड। बाद। लेवेंडोस्की ने बहुत कमाल प्लेयर है, बार्सिलोना से करंटली खेलता है, पहले बायर्न म्यूनिख से, बोरुसिया डॉर्टमुंड से खेल चुका है। कल उसने 12 साल बाद पेनल्टी मिस किया है। तो आप ये देखें कि दिस इज व्हाट प्रेशर कैन डू टू यू। असल में मेरे ख्याल में उसके बैक ऑफ द हेड जो चीज़ चल रही थी, उसने आज तक वर्ल्ड कप में गोल नहीं किया। हालांकि वो इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मर है पोलैंड के लिए, तो इस वजह से वो कल फिर वो नहीं वो इसको खोल सका अपना अकाउंट वर्ल्ड कप के फाइनल्स के अंदर। वरना पोलैंड वुड हैव वन दिस। और वो बहुत बड़ा मिस है। अगर वो जीत जाते, ख़ास तौर पे अब अर्जेंटीना है, दे आर गोइंग टू बी लाइक अ वुंडेड एनिमल। पोलैंड और मेक्सिको के खिलाफ जो मैच हो गए, मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप है, उन्होंने पूरी जान मारनी है। आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो सऊदी अरेबिया से उन्हें डिफीट हुई है उसका वो कह ले कि यू एक्सपेक्ट देम टू रिएक्ट बैक एंड रिएक्ट बैक स्ट्रांगली। तो इस लिहाज से पोलैंड और मेक्सिको को के लिए बड़े अगले 2 मैचेस टफ होंगे आज के दोनों वजह से। एक तो ये कि अर्जेंटीना सऊदी अरेबिया से हारा है, तो उसमें ये पैशन होगा कि यार हमने कवर करना है इसको। बिल्कुल। और सऊदी अरेबिया में ये जोश जोला होगा कि यार हम जीत के आगे आ रहे हैं, कि हम जीते हुए हैं और अब हम अपने विनिंग स्ट्रेटजी को जो है ना वो चलते रहा। आज के मैचेस में भी अपसेट देख रहे हैं कोई? उससे पहले मेरा ख्याल है हम उसको मिस कर रहे हैं जो ग्रुप डी है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के मैच। उसका जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैसेट है, ओलिवियर जरूर कल फ्रांस ने 4-1 ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। हालांकि ओपन जिस तरह ओपन किया था ऑस्ट्रेलिया ने, द फास्टेस्ट गोल इन दिस वर्ल्ड कप सो फार, उन्होंने 10 मिनट के अंदर गोल कर लिया। और 22nd मिनट तक जो है वो ऑस्ट्रेलिया के 1-2 और चांसेस बन चुके थे, बट दे कुडंट डू एनीथिंग। और उसके बाद फिर फ्रांस जस्ट केम बैक एंड फिर उन्होंने अपनी वर्ल्ड क्लास जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस दिखाई और दे शोड के वो वर्ल्ड कप के कंटेंडर्स हैं। और फिर उन्होंने 4 गोल्स किए हैं, जिसके अंदर वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सस्टेन नहीं कर सका। और ओलिवर के 2 गोल जीरो हाई स्कोरर बन गया है। इट वाज वेरी एक्साइटिंग फॉर देम एंड वो सारे जब उसने किया है तो वो सारे उसके पास ऐसे लगते हैं। तो बड़ी उसके लिए इमोशनल मोमेंट थी वो जब उसने गोल किया। उसने इक्वलाइज, पहले उसके 49 गोल थे शुरू होने से पहले वर्ल्ड कप, अब उसने 2 गोल करके थियरी ऑनरी हैं जो पहले टॉप स्कोरर थे उनको टाई कर लिया। उस टाइम जब उसने वो गोल किया उसके बाद वो गिर गया और बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया। फ्रांस जैसी टीम का ऑल टाइम लीडिंग गोल स्कोरर। और वैसे भी उसको ना जिरूड को इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, इतनी हाइट नहीं है जितनी बेंजेमा की थी या जितनी उनके बाकी स्ट्राइकर्स की होती है। बेंजेमा का आपने जिक्र किया, वो भी अब लाइक और कांटे भी फ्रांस के इतने अच्छे जो स्टार प्लेयर हैं वो भी इंजर्ड हैं, लेकिन बहुत अच्छा उनका सब्स्टिट्यूट जो भी आया उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये सारी इनकी वर्ल्ड क्लास टीम्स का फ़ायदा ये कि ये दे हैव वेरी बिग स्क्वाड्स, डीप स्क्वाड्स। और अभी मैं ख्याल है जब 5 सब्स्टिट्यूट्स का भी इस वर्ल्ड कप में जो चीज़ आई है, दैट्स आल्सो गोना हेल्प देम। दिस इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप जहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूट्स अब अलाउड हैं, पहले नॉर्मली 3 होते थे। तो अब इनमें जो डीप स्क्वाड्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा आगे जिस तरह टूर्नामेंट चले। जरूर को थ्रू आउट हिज करियर ये तनकीद का सामना करना पड़ा है कि ये थोड़ा स्लो है, इसकी इतनी पेस नहीं है। लेकिन आप देखें आपको जो कन्वर्टर या फिनिशर्स का कितना फ़ायदा है। जहाँ ट्यूनीसिया और डेनमार्क ने चांसेस मिस किए, वहाँ अगर उनके पास अच्छा इस तरह का फिनिशर होता जिसको चांसेस मिले हैं तो वो लोग भी जीत सकते हैं। जरूर ने जो चांसेस उसे मिस किए उनको फुल उसने कैपिटलाइज किया और फ्रांस को एक अच्छा स्टार्ट दिया इस वर्ल्ड कप। लेकिन वो जब चेल्सी की तरफ से खेलते थे तब वो हमेशा फर्स्ट चॉइस रहते थे। नहीं, तब भी वो फर्स्ट चॉइस नहीं रहे। लेकिन आर्सेनल के जब उनका ज़्यादा टेन्योर रहा है और उन पे हमेशा यही तनकीद रही है कि ही इज़ अ गुड फ्रंटमैन, लेकिन जो एक तो उनकी पेस कम है, दूसरा वो कह लें कि विद हिज फीट इतने वो शायद वो लेकिन गोल तो वो तो दिखा रहे हैं। आज वाले मैचेस पे क्विकली जरा बात करते हैं। आज वाले मैचेस में कोई अपसेट देख रहे हैं आप? कौन-कौन से मैचेस जा रहे हैं? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई अपसेट होगा, लेकिन ये देखें ये तो फिर अर्जेंटीना और सऊदी अरब के मैच से पहले भी शायद लोग यही कह रहे थे। लेकिन मैचेस अच्छे हैं। जर्मनी वर्सेस जापान है। जर्मनी जो है वो कंसिस्टेंटली हैज़ बीन द बेस्ट टीम इन दिस सेंचुरी। 2000 के बाद से सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल्स में जो है वो लोग गए हैं। लेकिन उनकी जो उनकी फॉर्म है उनकी वो भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी नॉर्मली उनकी होती है। उन्होंने पिछले 5 मैचेस के अंदर 2 विन्स किए हैं, 2 ड्रॉज किए हैं, 1 लॉस किया।
इसी तरह जापान के साथ भी यही है। इसमें ये लास्ट वर्ल्ड कप में वो थोड़ा अंडर परफॉर्म नहीं किया, ग्रुप स्टेजेस से ही वो लास्ट वर्ल्ड कप में अंडर परफॉर्म किया, ग्रुप स्टेजेस बाहर हो गई थी, बट उससे पहले ओवरऑल मैंने कहा कि इट्स ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट, लाइक सबसे अच्छी टीम रही है जी। तो अभी जो है वो देखते हैं कि क्या होता है उसमें। ऑलराइट, ठीक है। मोरक्को और क्रोएशिया उनका मैच है आज। सॉरी, मोरक्को क्रोएशिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। ये मोरक्को और क्रोएशिया आज 3 बजे मैच है। ये ग्रुप एफ के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें होगा, क्योंकि जो ग्रुप एफ में और टीम्स हैं, कनाडा है और मोरक्को है, क्रोएशिया, बेल्जियम है। जो क्रोएशिया है उनका 11 नंबर फीफा रैंकिंग है, मोरक्को की 22 नंबर फीफा रैंकिंग है। तो क्रोएशिया की जो मिडफील्ड है वो बड़ी स्ट्रांग है। उनके पास लूका मॉड्रिच है, रियल मैड्रिड से खेलते हैं, ब्रोजोविच है, इंटर मिलान से खेलते हैं, और कोवाचिच है जो चेल्सी से खेलता है। ये 3 की जो मिडफील्ड है वो बहुत स्ट्रांग है इनकी। मोरक्को के पास भी अच्छे प्लेयर हैं, यूसुफ अल नसीरी है, सेविया से खेलते हैं, उनके स्ट्राइकर हैं, अशरफ हकीमी है, राइट बैक है, पीएसजी से खेलते हैं, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक। एग्जैक्टली। तो अगर तो जो क्रोएशिया की फॉर्मेशन है टैक्टिकली, वो अपनी मिडफील्ड पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अगर तो मोरक्को ने इनको, जो इनकी 3 स्टार स्टडेड मिडफील्ड है, उनको अगर उन्होंने गेम डोमिनेट करनी थी, फिर तो मैं नहीं देखता कि मोरक्को का कोई चांस है। अगर उन्होंने इनको रिदम को ब्रेक कर लिया, मॉड्रिच, कोवाचिच और ब्रोजोविच के, फिर कोई चांस निकल सकता है। काउंटर अटैकिंग पे। व्हाट अबाउट स्पेन's मैच? Spain's match versus Costa Rica. So Spain is ranked 7th, Costa Rica is ranked 31. तो इसी तरीके से एक मिसमैच है। स्पेन अपनी पोजेशन गेम करता है, वो अपनी अच्छी गेम खेलता है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये कि अभी इनका ओपनिंग मैच है और स्पेन हैज़ लॉस्ट द फॉर एनी टॉप टीम दे हैव लॉस्ट द मोस्ट ओपनिंग मैचेस इन अ वर्ल्ड कप। सो शुरू नहीं अच्छा करते, हाँ, तो शुरू कभी भी अच्छा नहीं करते। और कोस्टा रिका ने जो है वो प्ले ऑफ करके जो है वो प्ले ऑफ में जीत के ये लोग आए हुए हैं। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग मैच होगा यहाँ पे। अगर पेड्री और बुस्केट और इस तरह के वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स अपनी फॉर्म को लेके चलते हैं तो आई थिंक दे विल विन। स्पेन ने 2008 से लेकर 2012 तक बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। 2008 में यूरो जीता, 2010 में वर्ल्ड कप जीता, 2012 में फिर यूरो जीता। उसके बाद से उनकी नेशनल लेवल पे कोई टीम का मोमेंटम नहीं इंटरनेशनल कंपटीशन में परफॉर्म। उसके बाद से दे हैवंट वन एनीथिंग। उनके पास कोस्टा रिका का जो अच्छा नहीं है, गोलकीपर है वो बहुत तगड़ा है, केलर नवास है, पीएसजी से खेलते हैं, वो बहुत तगड़ा है। और उनके और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्पेन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट वर्किंग अटैकिंग है, अटैकिंग है, वहाँ पे इतनी लाइक मोराटा है उनके पास, बट ही इज नॉट दैट वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ओवरऑल बहुत फिनिशर कह लें। स्पेन का जो है, अगर आप बहुत ही स्टार स्टडेड टीम है, मोराटा है, टोरेस है, हर एंगल से उनके जावी है, हर एंगल से उनके कवर्ड हैं, तो स्टार स्टडीड है, ठीक है। तो इस मैच के लिए कवर्ड है, वर्ल्ड कप के अंदर अभी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इज़हार साहब एंड शहरयार साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड दिल बी पार्ट ऑफ हमारे सेगमेंट का हिस्सा होंगे ये लोग भी। क्या आप जानते हैं, आज हम इज़हार और शहरयार से भी पूछेंगे कि कितने इंटेलिजेंट है ये दोनों। हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने व्यूअर्स से भी पूछते हैं और मैं अक्सर जमील से पूछती हूँ, जमील मुझसे पूछते हैं। तो आज आप लोग भी इस सेगमेंट का हिस्सा हैं और आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप लोग भी बता सकते हैं अगर आपको जवाब आता है। तो पहले जमील आप पूछें। पहला सवाल ये है हमारे सेगमेंट क्या आप जानते हैं का जी कि वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे बड़ा एम्बुलेंस का निजाम है? आई नो द आंसर, मुझे पता है। वैसे आप लोगों में से किसी को कोई गेस कर सकते हैं? ईदी। अरे वाह 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 वाह, जबरदस्त भाई, हमारे गेस्ट जो है ना वो छा गए हैं। शहरयार और इज़हार, बिल्कुल। नहीं आप भी छा गए ना, लेकिन आप भी छा गए जितने जल्दी आपने गेस किया। सोच रहे होंगे अच्छा वो कौन सा मुल्क, बड़ा कोई डेवलप्ड मुल्क होगा। बिल्कुल। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए, ईदी फाउंडेशन की, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है। और हमारा जो एम्बुलेंस का, ईदी का ये निज़ाम है, ये सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क है पूरी दुनिया में। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मैं पूछती हूँ जमील से और आप लोगों से, ठीक है? वो कौन सी चीज है जो आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं? एनी गेसेस? खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं जी। गुस्सा? एक मिनट, आप भी अपना जवाब देते हैं। खा भी सकते हैं और पी भी। नहीं, कुछ खाने की चीज भी आप बता सकते हैं। अच्छा, खाने की चीज है? यस। अच्छा, खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। थोड़ा सा उलझाने तो दें, आप बताएं। ऑरेंज? शहरयार आप गेस करें। ऑरेंज लाइक जूस भी होता है।
जमील आपने नहीं बताना, गेस्ट को आप प्लीज बता दें। अच्छा, खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। नो, आप चुप करें, आप चुप करें। मैं हेल्प करूंगा ना। नहीं नारियल, हाँ ठीक है। नारियल आप खाएंगे फालूदा भी, आई थिंक फालूदा भी। माय आंसर टू दिस। काफी ज्यादा चीजें इसमें आ जाती हैं फिर। अच्छा, मैंने वैसे इसका जवाब, मुझे नहीं पता था इसका क्या जवाब है, लेकिन मैंने ये सोचा कि फालूदा एक ऐसी हाँ, कि वो चीज है। जब पिघल जाएगा Exactly. तो वो आप पी लें, उससे पहले उसको आप खा लें। हाँ, तो फिर इस तरह आइसक्रीम के साथ भी कर सकते हैं। आइसक्रीम भी हाँ, यस Exactly. तो असल जवाब है नारियल। नारियल। नारियल जब आप फोड़ते हैं तो उसको आप खा भी सकते हैं और उसका पानी पी भी सकते हैं। पी भी सकते तो हैं। नारियल फोड़ने वाला जो सीन है ना। थैंक यू सो वो मच सीन वंस खत्म अगेन। हुआ। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और जवाब भी आप लोगों ने दुरुस्त दिया और पहले ही सवाल का जवाब जल्दी पहले से सवाल बता का तो दिया, फौरन जवाब आ गया। है ना? थैंक यू वेरी मच। माशाल्लाह, टाइम खत्म हो गया है और नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बाय बाय।